Hello everyone, I am Snehil, your mentor for Paper 2 Education and I welcome you all on this platform शिक्षा विद स्नेहिल। मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ जून 2025 अटेम्प्ट की और मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 1 से। आपकी टोटल यूनिट है 10। उसमें से मैंने सबसे पहले जो पिक की है दैट इज यूनिट फर्स्ट विच इज़ योर एजुकेशनल स्टडीज़। अगर हिंदी में आप देखें तो शैक्षणिक अध्ययन, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मैं आपको ये करवाऊंगी। जैसे कि अगर आप पीवाईक्यूज देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको पीवाईक्यूज ज़रूर लगाने हैं। तो कहाँ से कहाँ तक के पीवाईक्यूज आप लगाइए। अगर आप देखें जो रीसेंट एग्ज़ाम आपका हुआ है दिसंबर 2024 में, वहाँ से लेकर जुलाई 2018 यहाँ तक के अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हैं तो आपके बहुत अच्छा स्कोर रहेगा पेपर 2 एजुकेशन में। ठीक है। सो मैंने क्या किया, यूनिट 1 पिक की है। अब इस यूनिट से आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक सा हो जाएगा अगर आप देखें तो, है ना, जिसमें आपको आज तक आए हुए सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो जो टॉपिक्स आते हैं सब पता चल जाएगा और आपकी इस यूनिट की बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैंने पिक किया है पीवाईक्यू, दैट इज जून 2024 का री एग्ज़ाम वाला। पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ वो वाला मैंने उठाया है। सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, इसमें से भी बस वो क्वेश्चन जो यूनिट 1 के हैं। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पेपर उठाऊंगी, इसमें से भी यूनिट 1 के जो क्वेश्चन है वही करवाऊंगी। ऐसे सबके मैं आपको कवर करवाऊंगी। इससे आपकी यूनिट 1 की बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप पर्सनल लेवल पे भी कर रहे हो तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे कितना पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है, और एक सिस्टमैटिक वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली यूनिट एजुकेशनल स्टडीज़, और उसमें भी जून 2024 का पेपर। इस यूनिट से टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे। 5 पैसेज के क्वेश्चन थे और 10 आपके नॉर्मल क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, दोनों फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज पर द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। आपको बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। किसके बारे में? सोशियोलॉजी में बहुत सारे आपको पता है पर्सपेक्टिव होते हैं, तो उनमें से एक पर्सपेक्टिव है आपका फंक्शनलिस्ट। ठीक है। समाज शास्त्र के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, उनमें से आपको कौन सा बताना है? कार्यात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बताना है। बहुत सारे स्टेटमेंट से आप करिए 20 to 30 सेकेंड्स लीजिए और इन स्टेटमेंट्स को रीड करिए। पॉज कर सकते हैं वीडियो और आप रीड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि जो एजुकेशन है उसका मेजर फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है कि वो ट्रांसमिट करे सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी कि समाज का एजुकेशन का क्या काम है कि समाज के जो मानदंड या मूल्य हैं उसका प्रसारण करे। ठीक है। तो बिल्कुल सही है, फंक्शनलिज्म यही कहता है। क्योंकि अगर सेम नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो एक कॉमन गोल जो है, ठीक है, सोशल इक्विलिब्रियम का, वो अटेन कर पाएंगे। दूसरा है आपका सेकंड स्टेटमेंट कि जो स्कूल जो फंक्शन निभाता है वो कोई और नहीं कर सकता, फैमिली और पीयर्स वो वाला फंक्शन या कार्य नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सी देखिए, बोला जा रहा है जो स्कूल है वो एक बहुत ही फोकल, एक केंद्रित समाजीकरण का एजेंसी है, एक बहुत ही फोकल सोशलाइजेशन की एजेंसी है। बिल्कुल सही है। अगर आप फंक्शनलिज्म का आइडिया जानते हैं तो आपको पता होगा कि स्कूलिंग एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको फंक्शनलिज्म का पूरा आइडिया समझाऊंगी, डिटेल में भी और एक क्रिस्प में भी, तो आपको समझ आ जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, एजुकेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड रिप्रोड्यूसेस रूलिंग आइडियोलॉजी। अब देखिए यही वो स्टेटमेंट है जो आपका क्वेश्चन ठीक कराने वाला है। जैसे ही आपने ये फ्रेज पढ़ा, रिप्रोड्यूसेस रूलिंग आइडियोलॉजी, यानी कि एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो रूलिंग कैटेगरी है, ठीक है, जो बुर्जुआजीज होते हैं बेसिकली, है ना, आपने पढ़ा होगा मार्क्सिज्म में, ये लोगों की जो आइडियोलॉजी है उसको रिप्रोड्यूस करता है एजुकेशन के माध्यम से। ये किसका है पर्सपेक्टिव? ये दृष्टिकोण है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज का। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज एंड आपको पता है ना सोशियोलॉजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। एक आपने ये पढ़ा फंक्शनलिज्म वाला, दूसरा आपका क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो बात है वो कौन कहता है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है।
बाकी ऊपर के 3 ठीक है। आखिरी पढ़ते हैं। मास एजुकेशन बिगैन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इज एन एस्टैब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि बोला गया कि जो सामूहिक शिक्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ऐसा था क्या? बिल्कुल था, ऐसा बिल्कुल था। अभी मैं आपको फंक्शनलिज्म समझाती हूँ तो आप समझ पाओगे एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ताकि फंक्शनलिज्म जो कह रहा था सोसाइटी का गोल है सोशल इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, वो अटेन किया जा सके। ठीक है, तो आपको ए, बी, सी और ई ये चारों करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर 4 हो गया। लेकिन मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, फंक्शनलिज्म के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता था, बस हल्का हल्का जानते थे, तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कर पाओगे या फिर आराम से कर लोगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जो बना रहा होता है पेपर वो कुछ ना कुछ ऐसा डाल ही देता है अनजाने में, जिससे आपके पास अगर सुपरफिशियल नॉलेज है, हल्का फुल्का भी जानते हो, तो आंसर आप कर लोगे। जैसे कि आप ये डी वाला ध्यान से देखो, रिप्रोड्यूसेस रूलिंग आइडियोलॉजी, अगर आपको ये पता है कि ये पक्का पक्का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ने दिया है, तो जहां पे भी डी आ रहा है ढूंढ लो ऑप्शन में, डी यहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होंगे आंसर। बचा क्या? फोर्थ, तो फोर्थ आपका आंसर हो गया। तो आपको एग्जाम में दोनों तरह से अपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा ट्रिक वगैरह थोड़ा दिमाग लगा के भी करिए और अपने कॉन्सेप्ट से भी करिए। अब फंक्शनलिज्म है क्या, पहले आप एक रफ आइडिया ले लो, उसके बाद जो भी मैं बोल रही हूँ वो आगे आपको नोट्स में मिल भी जाएगा। ठीक है, फंक्शनलिज्म इसी को इसी का दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, भी इसी को कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी इसी को कहते हैं। इसमें है क्या, ये बोलते हैं इन्होंने ना बायोलॉजी से एक टर्म कॉपी किया है, बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है उसको लिया है। बोलते हैं जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कोई प्राणी होता है, वैसे ही हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी एक प्राणी ही है एक तरह से। ये एनालॉजी ली है, ऑर्गेनिक एनालॉजी कहते हैं इसे। तो बोला जा रहा है जैसे ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सोसाइटी के भी बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से काम करने के लिए, उस इंसान या फिर कोई भी जानवर है उसको जीवित रखने के लिए ज़रूरी है ना कि ये सारे ऑर्गन्स अपना काम करें अच्छे से, है ना, एक साथ काम करें और एक कॉमन गोल अचीव कर पाए। क्या गोल है वो? सर्वाइवल। यहाँ पे क्या है? सर्वाइवल, कि वो सारे सर्वाइव कर पाए, राइट। अब सोसाइटी में भी यही कॉन्सेप्ट लगाइए, सोसाइटी में भी बोला जा रहा है अगर सोसाइटी के सारे पार्ट्स अच्छे से एकजुट होके काम करें तो इसका कॉमन गोल क्या है अचीव करना? इसका कॉमन गोल है अचीव करना सोशल इक्विलिब्रियम, यानी कि सोसाइटी पीसफुली काम करती रहे, सोसाइटी में एक क्या रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, ये इसका गोल है। इतना समझ आया आपको? एक बहुत ही एक रफ आइडिया दे रही हूँ इसका। अब इसके बाद ये आता है कि ये कैसे इंश्योर होगा कि ये सारे पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे टर्म यूज हुए हैं। जैसे पहला टर्म है, ये टर्म्स याद रखिएगा, मोरल कंसेंसस हो गया एक। दूसरा जो डर्कहीम है उन्होंने ये टर्म दिया है सोशल सॉलिडैरिटी। ठीक है, तीसरा आप बोल सकते हो होमोजिनिटी। अगर आप ध्यान दो, इन सबका ही एक कॉमन मतलब निकल रहा है, और वो कॉमन मतलब आपका क्या है कि एकजुटता। इन सबका मतलब क्या है? एकजुटता, या फिर एक ही चीज पे सहमत होना सबका। तो अगर कोई सोसाइटी है और वहाँ के जो पार्ट्स हैं अगर वो बिल्कुल ही अपोजिंग व्यूज रखते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी और को मानता है, कोई किसी को मानता है, ऐसे तो सोसाइटी में डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, लड़ाइयाँ होंगी। और क्या ये कॉमन गोल अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो पूरे फंक्शनलिज्म में जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि मोरल कंसेंसस रहे, सोशल सॉलिडारिटी रहे, ठीक है, सब मिलकर काम करें। और ये चीज़ें किसकी मदद से आती हैं? अब ये चीज़ें कैसे आएंगी? इन चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एजुकेशन की मदद से ये किया जाता है, रिलीजन की मदद से ये किया जाता है, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें एक आइडिया लग गया कि फंक्शनलिज्म कहता है सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, जैसे ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पार्ट मिलके काम करते हैं ताकि ह्यूमन सर्वाइव करे, वैसे सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स आपस में मिलकर एक सहमति के साथ काम करते हैं ताकि एक कॉमन गोल जो वो है अचीव हो पाए। वो गोल क्या है कि सोसाइटी स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम रहे और अच्छे से वर्क करे। ठीक है, और ये कैसे हो पाएगा? जब
पार्ट्स के बीच में क्या होगी, ये चीज़ होगी, मोरल कंसेंसस, सोशल सॉलिडारिटी एंड होमोजेनिटी। ठीक है, और ये कैसे लाई जाएगी, एक साइकिल समझ आ रही है आपको, एक फ्लो चार्ट बन गया ये कैसे लाई जाएगी, एजुकेशन की मदद से और रिलीजन की मदद से। अब इसी को आप आगे देख लीजिए, मैंने आपको नोट्स के फॉर्मेट में भी लिखा है ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करो शिक्षा विद स्नेहिल, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी डिटेल्ड नोट्स के साथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, मैं हाईलाइट करके आपको मेन पॉइंट्स बताती हूँ और क्या क्या टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको आंसर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हाँ, देखिए सबसे पहली चीज़ तो कि फंक्शनलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आपके हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर ही वो इंसान है जिसने बायोलॉजी से वो टर्म सोशियोलॉजी में यूज़ किया है। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक एनालॉजी, ये जो इन्होंने काम किया इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी। ठीक है, जैविक उपमा। ठीक है, बाकी चीज़ें वही है कि सारे पार्ट्स अलग अलग, ऑर्गन्स अलग अलग है, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, विभिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ओके, अगर एक में चेंज आएगा वो बाकियों में भी चेंज करेगा और बाकी कोशिश करेंगे कि उसको बैलेंस किया जाए। ठीक, आगे देखा जाए कि कैसे इंश्योर हो कि सोसाइटी में ये सोशल इक्विलिब्रियम बना रहे, है ना। इसके लिए क्या बोला गया, उसके लिए एक मोरल कंसेंसस होनी चाहिए, एक नैतिक सहमति होनी चाहिए सारे पार्ट्स के बीच में। ओके, तभी क्या होगा, एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी सोसाइटी में रहेगी। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये आप रीड कर लीजिएगा कि पुरानी सोसाइटी में कैसे ये स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती थी और जब सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई तब ये कैसे किया जाता है। अब जब सोसाइटीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, देखिए आपके क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट आया था कि जो कॉम्प्लेक्स हो गई थी सोसाइटी, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी, उसमें एजुकेशन जो थी उसने हेल्प किया इस स्टेबिलिटी को बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं फिर, ये बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट जो फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए हैं वो कौन है, आपके डर्कहीम है। डर्कहीम ने क्या बोला, उन्होंने बोला सोशल सॉलिडारिटी, जो पीछे मैंने आपको ये टर्म बताया मोरल कंसेंसस, नैतिक सहमति, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता टर्म जो आपके डर्कहीम ने यूज़ किया वो क्या था आपका, सोशल सॉलिडारिटी। उन्होंने भी ये बोला कि अगर सोशल सॉलिडारिटी है यानी कि समाज में एक एकजुटता है तो सोसाइटी इंटीग्रेट रहेगी और एक कोहेशन रहेगा, एकजुटता रहेगी आपस में। ठीक है, रिलीजन भी यही करता है, रिलीजन ये करने में हेल्प करता है कि एक सहमति कैसे होगी, रिलीजन मदद करता है। रिलीजन ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है जिसे पूरी पूरी कम्युनिटी, पूरा पूरा उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग मानते हैं, काफ़ी बार ब्लाइंडली भी मानते हैं लेकिन मानते हैं। इससे क्या होता है, एक जुटता बनी रहती है। वैसे ही एजुकेशन भी यही हेल्प करता है। एजुकेशन कैसे करता है, आगे देखिए, एजुकेशन भी इस होमोजेनिटी को, ये एक सहमति हो एक ही चीज़ पे, इसको मेंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि स्कूल में आप जाते हो तो आपको बताया जाता है कि ये एटिकेट्स होते हैं, इसको ऐसे करते हैं, समाज में रहना है तो लॉ मानना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप लॉ के अगेंस्ट चले जाओ। तो ये सब चीज़ें कौन सिखा रहा है, एजुकेशन की मदद से आप सीख रहे हो ना, एजुकेशन की मदद से सीख रहे हो। अगर एजुकेशन की मदद से सीख रहे हो तो सोसाइटी में आप वैसे ही फंक्शन करोगे और सोसाइटी पीसफुली चलेगी और क्या होगा, सोशल स्टेबिलिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, समझ आया। फिर एक और आप पॉइंट देखना चाहो देख सकते हो कि एजुकेशन क्या करता है, हमारे सोशल बीइंग पे काम करता है। एक कोई भी इंसान होता है उसका एक इंडिविजुअल बीइंग होता है, ठीक है, एक व्यक्तिगत प्राणी होता है और दूसरा सामाजिक प्राणी होता है। व्यक्तिगत प्राणी मतलब आपका खुद की चीज़ें कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, खूबियाँ क्या हैं, ये सब। लेकिन सोशल बीइंग क्या होता है, सोशल बीइंग हर इंसान का वो पार्ट है जो उसे हेल्प करता है एक सोसाइटी में सरवाइव करने में। ये बताता है वो कि सोसाइटी में उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, इससे एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है, एक सोशल स्टेबिलिटी रहती है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शनलिज्म का, वो यहाँ देखिए, जिसकी मदद से आपने क्वेश्चन 1 कर लिया था। वो कोई यहाँ पे देखो एक अजम्पशन है, यहाँ पे एक अंडरलाइन अजम्पशन है, पहले से ये मान के रखते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से हमें मोरल कंसेंसस, एक सहमति लानी है। ठीक है, अब जब ये एजुकेशन ये काम कर रहा है तब कोई भी बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता। जब एजुकेशन सिखा रहा है किसी इंसान को कि तुम्हें ऐसे रहना है वैसे रहना है ताकि एक सोशल इक्विलिब्रियम मिले हमें, उस टाइम
वो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होता, पक्षपाती नहीं होता, कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ये आपका फंक्शनलिज्म कहता है। लेकिन इसी पॉइंट को क्रिटिक किया है, इसकी आलोचना किसने की है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ने। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। इन्होंने बोला फंक्शनलिज्म बिल्कुल गलत कह रहा है। एजुकेशन जब ये काम कर रहा है उस टाइम वो बहुत ज़्यादा बायस्ड और डिस्क्रिमिनेट करता है। जो रूलिंग आपकी पार्टीज होती हैं या जो रूलिंग क्लास होती है वो अपनी आइडियोलॉजी को एजुकेशन के माध्यम से समाज में फैलाती है। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कह रहे हैं। जबकि आपका फंक्शनलिज्म इसका जस्ट उल्टा कहता है। वो कहता है एजुकेशन क्या कर रही है? एजुकेशन बहुत चीज़ें, सोशल नॉर्म्स या फिर बिलीव्स पैदा कर रही है, लेकिन वो किस लिए कर रही है? ताकि एक सोशल स्टेबिलिटी आए, और ये करने के दौरान वो बिल्कुल भी बायस्ड और डिस्क्रिमिनेट या पक्षपात नहीं करती। ये फंक्शनलिज्म कह रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझ आया? बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। तो आई होप अब क्वेश्चन 1 को आप दोबारा देखो तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि फंक्शनलिज्म क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। जैसे आपको दिखाते हैं एक बार फिर से, आई नो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी फंक्शनलिज्म की। यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है कि पहला मेजर फंक्शन क्या है फंक्शनलिस्ट का? कि वो ये सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को क्या करे? ट्रांसमिट करे। सही है, फंक्शनलिस्ट ने यही तो बोला था कि एजुकेशन के माध्यम से हमें ये चीज़ें ट्रांसमिट करें, क्योंकि अगर एक कंसेंसस होगा, एक ही चीज़ पे सहमति होगी, तो सोसाइटी अच्छे से वर्क करेगी और स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए सही था। दूसरा, जो स्कूल जो काम कर रहा है वो फैमिली एंड पीयर्स नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब सोसाइटीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तब एजुकेशन जो है उसको ही आगे बढ़ के आना पड़ता है और चीज़ें आगे फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं। फिर स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी है। बहुत सही बात है, पहले वाले पॉइंट को ही इन्होंने एक टर्म दे दिया, सोशलाइजेशन। यही तो जो फर्स्ट पॉइंट है वही तो ये भी है कि एजुकेशन के माध्यम, स्कूल के माध्यम से ही हम सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मोरल कंसेंसस आएगी, एक चीज़ पे सहमति होगी और सोसाइटी में इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, अभी ये डी वाला देखो बिल्कुल अपोजिट है, वो रूलिंग वाला, तो ये गलत हो गया। आखिरी देखो, मास एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन की मदद से ही हमें ये चीज़ करनी है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब देखिए आगे देखिए, मैंने आपको एक दिखाया था इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला। हाँ, जब सोसाइटीज़ बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं उस टाइम क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज स्किल्स की ज़रूरत होती है। पहले सिंपल सोसाइटी थी, तब क्या होता था कि जो फैमिली थी वही आगे उन सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को आगे बढ़ा देती थी, स्किल्स को आगे बढ़ा देती थी। फार्मिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, और उसी चीज़ को पेरेंट ने अपने बच्चे को सिखाया, उसने अपने बच्चे को सिखा दिया। लेकिन सोसाइटीज़ जब कॉम्प्लेक्स हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, कुछ और भी बन सकता है। तो अब जो नॉर्म्स हैं या फिर जो बिलीव्स हैं वो आगे कौन बढ़ाएगा? अब इसके लिए किसी और को आगे आना पड़ेगा। उसके लिए कौन आया? आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आगे आए। ठीक है, आई होप फंक्शनलिज्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन पूरी सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म आता कहाँ से है? फंक्शनलिज्म के अलावा और कौन कौन सी अप्रोचेस है वो अब आप देखिए। जितनी भी सोशोलॉजिकल अप्रोचेस है, सामाजिक दृष्टिकोण है, उसको आप ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका माइक्रो थ्योरीज, हिंदी में इसे सूक्ष्म सिद्धांत। दूसरा मैक्रो थ्योरीज, स्थूल सिद्धांत। माइक्रो थ्योरीज के दो पर्सपेक्टिव है, दो बहुत बड़े, सॉरी वन, ओनली वन एक एग्जाम्पल है, मतलब होंगे और भी, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ एक ही है। और वो कौन सा है आपके लिए? सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। ठीक है। और जब आप मैक्रो थ्योरीज की बात करते हैं, मैक्रो थ्योरीज के आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, कार्यात्मकवाद। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत। तो सबसे पहला तो यही एक क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, इनमें से कौन सी माइक्रो थ्योरीज है, कौन सी मैक्रो थ्योरीज हैं। अब आगे समझते हैं कि माइक्रो और मैक्रो लेवल, ये दोनों अंतर कैसे, ये दो अलग टाइप की थ्योरीज अगर बनाई गई हैं, ये क्लासिफिकेशन किया गया है, तो दोनों में अंतर क्या है? जो माइक्रो है, नाम से ही देखो आपको समझ आ रहा होगा कि ये ना बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट होता है। ठीक है, बहुत नैरो फोकस है इसका, जबकि मैक्रो का बहुत ब्रॉडर फोकस है। सोसाइटी के जो छोटे मोटी मतलब ट्रेंड्स हैं या फिर छोटे मोटे इंट्रैक्शंस हैं, जो इंडिविजुअल के और स्मॉल ग्रुप के इंट्रैक्शन है, उसको माइक्रो लेवल थ्योरीज पढ़ती हैं। जबकि मैक्रो लेवल पे हम लार्जर सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से देखो तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप
सिर्फ एक टीचर और बच्चे के आपस के रिलेशन को स्टडी कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब स्कूल के स्टेक होल्डर्स क्या हो गए, जितने भी लोग स्कूल में इन्वॉल्व हैं, टीचर, पेरेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटर, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड आप कुछ जानना चाह रहे हो, तो वो माइक्रो लेवल पे आएगा। ठीक है, इनकी स्टडी मैक्रो लेवल थ्योरीज करती हैं। मैक्रो लेवल पे आप ना बहुत ब्रॉडर चीज़ें पढ़ते हो एजुकेशन से रिलेटेड, बहुत जो बड़े बड़े ट्रेंड्स हैं जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से इन्वॉल्व हो, ऐसी चीज़ें पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके देखो दो एग्जाम्पल आपने पढ़े, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखिए। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो क्या स्टडी करेगा, वो क्या इसमें मतलब एंगेज करेगा, वो देखेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल सिस्टम्स हैं वो कैसे स्टेबल हैं, एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है कि सोसाइटी अच्छे से वर्क करे, फैमिली कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है कि सोसाइटी अच्छे से वर्क करे। तो आप देखिए कितने ब्रॉडर लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन करता है, मैक्रो थ्योरी। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी एक बड़े पैमाने पे बोल रही है कि एजुकेशन की वजह से इनइक्वालिटीज़ कैसे परपिचुएट करती हैं, यानी कि शिक्षा के माध्यम से ये जो असमानता है वो कैसे समाज में बनाए रखी जाती है। तो आपको एक अंतर पता चला इन मतलब अगर शॉर्ट में बोलूँ तो माइक्रो लेवल थ्योरीज क्या है, जो स्मॉल स्मॉल इंट्रैक्शंस देके छोटे लेवल पे एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है वो देखें। मैक्रो लेवल पे मैक्रो, उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट इसका उल्टा, इसमें ये बड़े पैमाने पे देख रहे हैं एजुकेशन का क्या इफेक्ट है, क्या ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें। ये चीज़ आपको यहाँ हिंदी में भी दिया है। आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब ये तीन पर्सपेक्टिव तो आपने देखे है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। लेकिन बहुत सारे थ्योरिस्ट भी हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, ये भी आता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, ये कौन थे, वो कौन थे। अभी आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है, आपको हेल्प करेगा चीज़ों को याद रखने में। चलिए देखिए, पहला सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है आपका, अर्ली सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी कि इसमें वो लोग आते हैं जिनकी वजह से सोशियोलॉजी एक फील्ड की तरह उभर के आई, बिल्कुल बिगनिंग वाले यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट। दूसरे पे आपके आते हैं, सेकंड नंबर पे कौन है आपके, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। तीसरे पे मॉडर्न, क्लासिकल मतलब जिन्होंने बिल्कुल बेस या फाउंडेशन बनाया आपके सोशियोलॉजी का, वो। और मॉडर्न में जो अभी चल रहे हैं वो वाली सारी थ्योरीज। अब देखते हैं किसके अंदर कौन से सोशियोलॉजिस्ट आते हैं। अगर आप अर्ली वाले को देखो तो अर्ली में सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन से हैं आपके, ऑगस्ट कॉम्टे। ये मतलब बहुत ज़्यादा जुड़े हैं पॉजिटिविज्म से। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है, ये साइंस की फिलॉसफी से लिया गया है। जैसे साइंस आप पढ़ते हो तो उसमें कितना साइंटिफिक मेथड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में यूज़ होता है। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने भी यही बोला कि सोशियोलॉजी में भी ना हमें थोड़ा सा एम्पेरिकल होना पड़ेगा, एविडेंस पे फोकस करना पड़ेगा, साइंटिफिक हमारी भी मेथडोलॉजी होनी चाहिए। ये सब ऑगस्ट कॉम्टे हमारे सोशियोलॉजी में लाए। इसके अलावा इनको फादर भी इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड आपके हर्बर्ट स्पेंसर, इन्हें सोशल डार्विनिज्म से एसोसिएट किया जाता है। इसके अलावा अभी हमने ऑर्गेनिक एनालॉजी पढ़ी कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट उन्होंने सोशियोलॉजी में लगाए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा अब देखते हैं क्लासिकल के अंदर कौन आता है। क्लासिकल के अंदर हमारे तीन टाइप के पर्सपेक्टिव हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। इनके अंदर कौन कौन आते हैं वो नेक्स्ट पेज में मैंने बनाया है, यहाँ पे जगह नहीं थी, वो भी हम देखेंगे। फिर मॉडर्न में कौन कौन आता है, मॉडर्न में आपके पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर आप देखो पेपर में ये ऑप्शंस में बहुत लिख कर आता है, फेमिनिस्ट, क्रिटिकल, रैशनल चॉइस, फिनोमिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अपनी क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। अब देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में कौन कौन आता है। पहले सबसे पहले आपके माइल्ड डर्काइम आ जाएंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है फंक्शनलिज्म में, बहुत तरह की दो टाइप की सॉलिडारिटी की बात की है। मैंने आपको बताया था ये टर्म एक ही, देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही दिया है। सोशल इंटीग्रेशन के बारे में बात की है। ये सारे सोशियोलॉजिस्ट, नॉट सारे बट इनमें से बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनको ना आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिनकी उन्होंने कौन कौन से टर्म्स दिए ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्योंकि अब डिटेल में आ रहा है। अगर आप कुछ मतलब 2-3 साल के पेपर देखो तो यूनिट 1 में पहले आपकी फिलॉसफी ज़्यादा आती थी, अब सोशियोलॉजी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इन सबको मैं आपको इन पे थ्योरी वीडियोस ही बना दूंगी जिसमें एक एक सोशियोलॉजिस्ट के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उसको ब्रीफली मतलब मैं आपको
एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अगला देखिए कौन कौन सा है। मैंने बहुत टाइम दे के ये वेब चार्ट बनाया ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत अच्छी अच्छी बुक से मैंने कंटेंट लिया है। गिडन्स वगैरह ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनसे लिया है। चलिए ठीक है, अगला देखिए टालकट पार्सन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AGIL फ्रेमवर्क, इनको भी याद रखिए, फंक्शनलिज्म से जुड़े हैं। दूसरे रॉबर्ट के मर्टन, ये तो आप सबने सुना होगा कि इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। पहला, इन्होंने मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस बताए थे क्या होते हैं, और स्ट्रेन थ्योरी दी है। मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन शायद आपको पता हो कि जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एजुकेशन का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है कि लोगों को पढ़ाना लिखाना नॉलेज गेन कराना, ये उसका मैनिफेस्ट फंक्शन है। ठीक है, ताकि ताकि लोग इंडिपेंडेंट हो पाए, कमाएं खाएं। लेकिन उसी सेम एजुकेशन का एक लेटेंट मतलब छुपा हुआ फंक्शन भी है। छुपा हुआ फंक्शन क्या है? हिडन करिकुलम, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में स्कूल का मतलब फंक्शन नहीं, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाके सीखते हो। जैसे डिसिप्लिन सीखते हो वहाँ जाके, आपको ये पता है कि टीचर की अथॉरिटी है आप पर, आप टीचर जो कहेगा आपको करना पड़ेगा। ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन आप सीखते हो, है ना। तो मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है। तो ये तीन बहुत अच्छे से याद रखना कि आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में आते हैं। एक और है, देखिए मैंने यहाँ नोट में लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर। इनको भी बोला जाता है कि फंक्शनलिज्म के अंदर, मतलब काफ़ी बुक्स में बोला गया है कि फंक्शनलिज्म में आएंगे, काफ़ी बुक्स में नहीं बोला गया है। तो क्वेश्चन को देख के यू हैव टू डिसाइड कि क्या टिक करना है। लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन है फंक्शनलिज्म में, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी दी थी, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजी में इन्होंने अप्लाई किया था। चलिए अगला देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कौन कौन आता है? सबसे पहले आते हैं आपके कार्ल मार्क्स। इनको तो आप सभी जानते हो, मार्क्सिज्म खुद में एक पैराडाइम जैसा है ना। इन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में बात की थी कि दो तरह की क्लास होती हैं, एक आपका बुर्जुआजी और एक प्रोलिटेरियत। बुर्जुआजी क्या है? रूलिंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। और आपका प्रोलिटेरियत क्या है? वर्किंग क्लास। मतलब एक है जो एम्प्लॉयर है, दूसरा एम्प्लॉई है, एक काम दे रहा है, एक काम कर रहा है, इनके बीच में जो स्ट्रगल है, इस बारे में बहुत बड़ी थ्योरी है इनकी। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में आते हैं। दूसरा आपका मैक्स वेबर, ये भी इसी से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ इकोनॉमिक रीज़न है जो एक स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है बिटवीन दीज टू। इन्होंने और भी फैक्टर्स, पावर, स्टेटस, पार्टी, ये सब भी इंट्रोड्यूस कर दिए। तीसरे आपके हैं सी राइट मिल्स। चौथे देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पे थ्योरिस्ट लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे थ्योरिस्ट प्योरली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, इनके व्यूज़ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से मिलते जुलते हैं। क्योंकि अगर आप इन सबको देखो ओवरऑल, इन सब का, जैसे एल्थ्यूसर हो गया, ग्राम्स्की हो गया आपके, या फिर हाँ बोल्स और गिंटिस हो गया जिन्होंने हिडन करिकुलम के बारे में बताया, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी दी है, या फिर आप पॉल विलिस या बॉर्दियू देख लो, पॉलो फ्रीरे, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि जो अपर पार्टी है, जो आपकी रूलिंग क्लास है, वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी चाहती है कि मेंटेन रहे, है ना, कि जो वर्किंग क्लास है और उनमें एक असमानता हमेशा रहे। और ये वो कैसे कर रहे हैं? एजुकेशन की मदद से कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी हमेशा परपिचुएट करे। इन सब का कहीं ना कहीं ओवरऑल आइडिया यही है, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का भी यही आइडिया है। तो अगर आपको एग्जाम में कहीं भी ये सब दिखे तो आप समझ जाइएगा ये सब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में क्या है? इसमें आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मीड लिख कर आता है एग्जाम में। दूसरे आपके हर्बर्ट ब्लामर हो गए, ठीक है। फिर आपके तीसरे क्या हो गए? इसमें बहुत सारे मैंने लिखे हैं क्योंकि इन सबका तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों हैं। अगर आप ये लास्ट वाला ना भी याद कर पाओ तो डैट इज़ फाइन। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक पॉइंट आप देखिए, वेबर। वेबर को वैसे तो एसोसिएट किया जाता है, बोला जाता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से उनको सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में भी एसोसिएट किया जाता है। माना जाता है कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में भी उनका काम है, और वो कौन सा काम है? सोशल एक्शन। उन्होंने सोशल एक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, जिसकी वजह से उनको सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में भी रखा जाता है और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में भी रखा जाता है। तो आई होप एक ओवरऑल अच्छा आइडिया मिल गया होगा आपको कि सोशियोलॉजी में कितने पर्सपेक्टिव है और कौन सा सोशियोलॉजिस्ट किस में आता है। ठीक है, आई नो बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इतनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं।
पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन नहीं है। समझ आया, समाज शास्त्र अगर आप देखें, ठीक है, इनमें से कौन मार्क्सवादी नहीं है, मार्क्सिस्ट कौन नहीं है इनमें से। पहला आप देखिए क्या है, एमिल डर्कीम, एल्थ्यूसर, ग्राम्स्की, बोल्स एंड गिंटिस। अब देखिए, अगर आपको ये पुराना वाला मेरा चार्ट याद है तो इससे आप कर सकते हो कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखो जो आपका ये डर्कीम है, ये तो एक फंक्शनलिस्ट है ना, ये तो फंक्शनलिज्म के अंदर आता है, तो पहले ही आंसर मिल गया कि ये नहीं होगा। बाकी एल्थ्यूसर, ग्राम्स्की और ये सारे अगर आप देखो ये सब कहाँ आते हैं, देखिए ये सब आपके, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी हॉच पॉच सी हो गई है, गंदा हो गया है, ठीक है। चलिए, अगर आप इन सबको देखो, कौन कौन था, हाँ एल्थ्यूसर देखो, ग्राम्स्की देखो, या फिर ये बोल्स और ये गिंटिस देखो, ये सारे कहाँ आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, है ना। और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कार्ल मार्क्स भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका भी तो रिलेशन बन रहा है, क्योंकि इनके व्यूज कहीं ना कहीं सेम है कुछ कुछ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डरकाइम कहाँ आ रहा है, वो आपका स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में आ रहा है। तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद है कि कौन किस में आता है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बहुत आराम से कर लोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और उन्हीं चीज़ों को जो मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट में दी हैं, उन्हीं चीज़ों को मैंने आपको थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में भी दिया है, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि किस थ्योरिस्ट ने क्या काम किया है। मतलब आपको उनका कुछ बेसिक टर्म्स तो पता होने चाहिए ना एग्जाम में। अगर मान लीजिए ये लिख के आ गया आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, तो ये किस सोशोलॉजिस्ट की देन है, किसकी है, एल्थ्यूसर की, तो बहुत फेमस है, एल्थ्यूसर बहुत आ रहा है एग्जाम में। तो इस तरह इन सब थ्योरिस्ट का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये टेबल आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर, शिक्षा विद स्नेहिल सर्च करिएगा। तो एक बार चलिए एक रफली सुन लीजिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी अदरवाइज वीडियो बहुत बढ़ जाएगा। कार्ल मार्क्स तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक तरह के क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन करता है ना। आगे देखते हैं, हाँ एल्थ्यूसर क्या कहता है। एल्थ्यूसर कहता है कि अगर किसी को किसी पे हक जमाना है या फिर रूल करना है तो उसके दो तरीके हैं, पहला आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, दूसरा रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। रिप्रेसिव में क्या होता है कि आप आर्मी के थ्रू लड़ाई वड़ाई करके ऐसे किसी पे कब्जा कर लो, ठीक है, अपना रूल करो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, यानी कि अपनी आइडियोलॉजी की मदद से दूसरे पे कब्जा कर लो, ठीक है, रूल करो। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का एग्जाम्पल होता है एजुकेशन, और यही हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन की मदद से जो अपर क्लास है या रूलिंग क्लास है वो क्या करती है, वो वर्किंग क्लास में अपनी आइडियोलॉजी को फैलाती है और हमेशा उन पे रूल करती रहती है, और जो असमानता है उनमें और वर्किंग क्लास में हमेशा मेंटेन करती है। ग्राम्स्की देखो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हेजिमनी, ठीक है। इसका भी कहीं ना कहीं सेम आइडिया है, जैसे आप हिस्ट्री वगैरह में देखते हो, हिस्ट्री की बुक्स में कंट्रीब्यूशन तो हमारी, आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स में देखिए बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है हमारी आज़ादी में, लेकिन किसी किसी को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, किसी किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, किसी किसी को कम। तो ये क्या है, एक आइडियोलॉजी तो फैलाई जा रही है ना, कि ये बेटर है, इन्होंने इतना किया, उन्होंने कम किया, ठीक है। तो ये भी ग्राम्स्की का भी यही कहना है कि एजुकेशन की मदद से आइडियोलॉजी को क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। अगले आपके देखिए सैम्यूल्स, बोल्स एंड हर्बर्ट हैं, इन्होंने भी बहुत काम किया, लेकिन आप दो पॉइंट इनके याद रखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी और हिडन करिकुलम। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी में ये क्या कहते हैं कि आप जहाँ काम करने जा रहे हो, जैसे आप इसको रीड करो एक बार, स्ट्रिक्ट रूल्स इन स्कूल्स रिफ्लेक्ट वर्क प्लेस डिसिप्लिन एंड एक्सपेक्टेशन। जहाँ वर्क प्लेस है, जहाँ आप जॉब करने जाओगे, वहाँ पे जैसा माहौल है वैसा ही माहौल आपको स्कूल में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल आपको तैयार कर रही है उन जगह पे वैसे वर्क प्लेस पे काम करने के लिए। जैसे स्कूल में आप रिवॉर्ड सिस्टम होता है, टाइम टेबल फॉलो करते हो, और यही सब आपको वर्क प्लेस में भी करने को मिलता है। तो स्कूल के माध्यम से आपको तैयार किया जा रहा है उन सब चीज़ों के लिए। तो एक कॉरस्पॉन्डेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोनों के बीच में, तो इसी के बारे में बताया। दूसरा हिडन करिकुलम दिया है कि एजुकेशन में पूरा ऐसा करिकुलम चल रहा है, ऐसी एक पाठ्य चर्या चल रही है जिसकी मदद से आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है जो कि हिडन है, लेटेंट है ना। जैसे कि स्कूल में आपकी बुक्स ही देख लो, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी थिंकिंग पे, है ना। और वो हिडन है, कौन डिसाइड कर रहा है आपको नहीं पता। आप स्कूल में जैसे लड़कियों का एक 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 परसेप्शन चल रहा होता है
कि लड़कियां लैंग्वेज में अच्छी हैं, लड़के मैथ्स में अच्छे हैं, कोई भी सामान भारी उठाना है तो लड़के उठा रहे हैं, ड्राइंग रंगोली बनानी है लड़कियां बना रही हैं। तो एजुकेशन में कहीं लिखा थोड़ी है कि ये लोग यही काम करेंगे, लेकिन कर रहे हैं, ये हिडन करिकुलम है। यही चीज़ आपको यहाँ हिंदी में भी दी गई है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हिंदी में करते हैं, चले अब की बार। बॉर्दियू है, बॉर्दियू ने क्या दिया था, बॉर्दियू ने अपनी कल्चरल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था। वो भी यही है कि कल्चर को रिप्रोड्यूस किया जाता है, रूलिंग क्लास अपने फायदे के लिए एजुकेशन की मदद से अपनी आइडियोलॉजी फैलाती है। फिर पॉलो फ्रीयरे आते हैं, पॉलो फ्रीयरे के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और मैं आगे आपको डिटेल में पॉलो फ्रीयरे अभी कराऊंगी भी इसी वीडियो में। जैसे कि इन्होंने बैंकिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आप कहीं पे भी ये टर्म सुन रहे हो, बहुत फेमस है बैंकिंग सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलो फ्रीयरे से रिलेटेड है। इसके अलावा इन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी दिया है, क्रिटिकल पेडागोजी, प्रैक्सिस बहुत ज़्यादा इनसे वर्ड जोड़ा जाता है, कंसेंटाइजेशन जोड़ा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, तो अभी यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते, वहाँ पे डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो ये सारे कौन थे आपके, ये जो मैंने टेबल प्रोवाइड की, ये सारे मार्क्सिस्ट थ्योरी थे, यानी कि कहीं ना कहीं इनके जो कॉन्सेप्ट है, इनके जो आइडिया है, मार्क्स से जुड़े हुए हैं या फिर मार्क्स से ही उभरे हुए हैं, नियो मार्क्सिस्ट जैसे। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आई होप आप बहुत कुछ सीख कर जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स और आपको इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल रही है जो आपको फ्यूचर में क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी। चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है, आपको पिक करना है इनकरेक्ट मैच की, मतलब यहाँ पे वही देखिए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और बताना है कि ये कॉन्सेप्ट उन उस सोशियोलॉजिस्ट का है कि नहीं है। पहला बोला जा रहा है, एजुकेशन एंड स्कूलिंग आर आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेंट, शिक्षा और स्कूली शिक्षा वैचारिक राज्य तंत्र है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, एल्थ्यूसर बहुत आ रहा है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस जहां भी आपको दिखे आप समझ जाओ कौन है, एल्थ्यूसर, तो आप इसको करेक्ट कर लो। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि एल्थ्यूसर का ही ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा अगर आप देखो सोशल रिप्रोडक्शन, अब ये देखो बॉर्ड्यू, मेरा पुराना वाला टेबल अभी जो है ये आपको इसी में हेल्प करेगा कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है किसने कौन सा दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए मिनिएचर सोसाइटी, टालकट पार्सन, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर मार्क्स का लिया हुआ है, एजुकेशन हेल्प द इंडिविजुअल टू ग्रो एंड अचीव हर पोटेंशियल, नहीं, मार्क्स ने तो बोला है कि एजुकेशन ही परपिचुएट करा रहा है इनइक्वालिटीज, एजुकेशन की मदद से ही लोग क्या कर रहे हैं, रूलिंग क्लास अपनी आइडियोलॉजी थोप रही है एक तरह से, ठीक है, इनइक्वालिटीज को मेंटेन कर रही है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, लास्ट क्या है, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी इज दस एजुकेशन फ्रीड फ्रॉम द अथॉरिटेरियन रिलेशनशिप, बिल्कुल सही, ड्यूई ने कहा है, आपको पता होगा, ये देखो ड्यूई की बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, उसमें यही बोला गया है कि जो एजुकेशन आप डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हो वो एक ऐसी एजुकेशन है जो अथॉरिटेरियन रिलेशनशिप से आपको मुक्त करती है। तो सारे सही है, बस डी गलत है। तो डी कहाँ पे है, देखिए सेकंड ऑप्शन। सो आई होप आपको भी यही ऑप्शन सही लगा होगा। आप हर क्वेश्चन जब मैं आपके सामने खोलती हूँ उस टाइम आप हर क्वेश्चन में पॉज किया करिए वीडियो और खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए 20 to 30 सेकेंड्स में, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्कूलिंग reproduces norms and values. Norms and values are simply epiphenomenal expressions of ruling class. This idea can be associated with, अब देखो सिंपल एक वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि कौन है ऐसा इनमें से ऑप्शन में जो कह रहा है स्कूलिंग ही जो है जो रिप्रोड्यूस कर रही है नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, बताइए, पॉज करिए वीडियो और खुद से करिए। आई होप आपका आंसर आ गया होगा, मार्क्सिज्म, यस मार्क्सिज्म। अगर आपको डाउट है तो आप बाकी देख लो, बाकी बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार ऑप्शन दिए गए हैं। रियलिज्म देखिए क्या है, देखिए मैंने नोट्स बनाया आपके लिए। रियलिज्म, अगर आप रियलिज्म को देखो, सॉरी, अगर आप 1 सेकेंड, हाँ, अगर आप रियलिज्म को देखो, जो यथार्थवाद है उसको देखो, तो वो तो सिंपल कहता है कि वो मैथमेटिक्स साइंस इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाता रहता है और वो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है नेचर की,
सिर्फ उस पे ध्यान देता है। वो शिक्षा को प्राकृतिक दुनिया की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर आधारित करता है, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है वो सिर्फ उस पे ध्यान दे रहा है। सब्जेक्ट भी देखो मैथ्स एंड साइंस जैसे पढ़ा रहा है। और जो नेक्स्ट मतलब एस्पेक्ट है आइडियोलॉजिकल और सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि क्या किसकी आइडियोलॉजी है, कौन किस पे क्या थोप रहा है, रियलिज्म उन सबको नहीं पढ़ता, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो जो नेचुरल वर्ड है, जो प्राकृतिक हमारा वर्ड है, उसकी से उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करता है बिना किसी बायसनेस और इन सब के। ठीक, तो ये तो कहीं बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। प्रैग्मेटिज्म देखो, प्रैग्मेटिज्म भी गलत है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म में जॉन डुई ने क्या कहा है, जॉन डुई ने बोला है कि हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग और एक्टिव लर्निंग की मदद से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बच्चे को सॉल्व कराएंगे। वो तो ये कह रहा है, वो तो कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी फैलेगी, ये वो बिल्कुल भी नहीं, उसने बिल्कुल इन सब के बारे में बात नहीं की है। फिर आपका नेक्स्ट आता है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म बिल्कुल करेक्ट है। उसने तो सीधे सीधे ये बोला है कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है उसको मेंटेन कराना ही क्या है, एजुकेशन और स्कूलिंग का काम है। स्कूलिंग और एजुकेशन यही कर रही है, जबकि वो चाहता है कि एक नई तरह की एजुकेशन उभर के आए जिसमें लोग समझें कि उनके संग एक्चुअली क्या है, क्या पॉलिटिकल एजेंडा है एजुकेशन का। बट रियल में क्या हो रहा है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम ही अपनी आइडियोलॉजी फैला रही है। बिल्कुल करेक्ट है ये। देन लास्ट है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म, है ना। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, ये बिल्कुल ही समझ लीजिए एक नई विचारधारा के रूप में आया है। ये बिल्कुल ही जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, ठीक है, जो ग्रैंड नैरेटिव्स पहले से चले आ रहे हैं, कि जो यूनिवर्सल नैरेटिव्स हैं कि यही सबके लिए ठीक है, यही हर समाज के लिए ठीक है, इसको रिजेक्ट करता है, गलत कहता है। ठीक है, वो कहता है कि हमें जो जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करो, अगर कुछ हो रहा है तो यू हैव द राइट कि आप पूछो, क्रिटिकली सोचो चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। उसने कभी पर्टिकुलरली इस बारे में बात नहीं की कि कैसे रूलिंग क्लास अपनी पावर को मेंटेन करती है स्कूलिंग से। वो मतलब है मतलब बिल्कुल खुली विचारधारा से आया है। वो बता भी रहा है आपको कि क्वेश्चन करो, ये करो, वो करो, सब्जेक्टिवली चीज़ों को करो, जो आपको अच्छा लगता है आप करो। ऐसा नहीं है कि मास एजुकेशन है तो बस सबको पढ़ा दो। वो कहेगा सबको पढ़ना है, लेकिन अपनी चीज़ें पढ़नी है जो उन्हें सही लगती हैं, जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है ये सब। लेकिन रूलिंग क्लास का क्या आइडियोलॉजी फैलाने का एजेंडा है, इन सब पे उसका कोई से नहीं है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी था ये वाला तो। क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग थियोरिस्ट क्रोनोलॉजिकली। अब आपको एक सीक्वेंस में टाइम के अकॉर्डिंग इन सबको अरेंज करना है। अब देखिए, अगर आपको सोशियोलॉजी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा किस पर्सपेक्टिव से आता है, पहले किसने थ्योरी दी, उसके बाद कौन आया, किसने किसको क्रिटिक किया, तो आप कर लोगे। आप पॉज करिए वीडियो को, खुद से करिए पहले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपका ऑगस्ट कॉम्टे आए थे। उन्हें फादर कह रहे हो तो ऑब्वियसली वही सबसे पहले आए होंगे। उसके बाद आपका कौन आया, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी दी, हर्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद कौन आया, मतलब किसका काम आया, उसके बाद आपके मार्क्स आए। उसके बाद कौन आया, आपके ये जो डर्काइम है वो आए। ठीक है, और उसके बाद आपके वेबर आए, मैक्स वेबर एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे लोग आते चले गए। अब मान लीजिए अगर आपको ये ऊपर का मेन मेन सीक्वेंस, ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं। मतलब इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। सोशियोलॉजी से जुड़े बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं सबका आपको आता हो। लेकिन ये जो मैंने नाम लिखे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ पे बी ऑप्शन देखो, ये बार्टन लैफी है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी ने इतना सुना भी नहीं होगा। लेकिन ये जो मैंने नाम लिखे हैं, ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आपको थोड़े से भी पता है तो आप क्वेश्चन तो कर ले जाओगे ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ ही आती हो तो ही क्वेश्चन होगा। अब जैसे अगर आपको पता है कि मार्क्स सबसे ऊपर आता है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि ई सबसे ऊपर आएगा। जो मार्क्स है, ई सबसे पहले आएगा। तो इनमें से ई किस में पहले आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में, यानी कि ये दोनों आप पहले ही काट दो। ठीक है, आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, इसको पहले ही काट दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आप इन ऑप्शंस को ही पढ़ो। ई कह रहा है, इसके बाद बी आएगा, और ये कह रहा है ए आएगा। चेक करते हैं इन दोनों में से कौन पहले आता है। ये है बार्टन लाफी, और देन नेक्स्ट आपका क्या है,
नेक्स्ट क्या है, हाँ ए, डरकाइम। अब आपको पता है कि डरकाइम जो है मार्क्स के बाद ही आया था, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा ऐसे एक दूसरे का क्रिटिक चला था, इन्होंने इसको क्रिटिक किया, इन्होंने उसको क्रिटिक किया। अगर आपको याद हो, जो डरकाइम था वो फंक्शनलिज्म था। उसने बोला था कि एजुकेशन मदद कर रही है एक सोशल इक्विलिब्रियम लाने में, है ना, और बिल्कुल बायस्ड नहीं है, ऐसा कह रहा था फंक्शनलिज्म। लेकिन इसको अपोज कर रहा था मार्क्स, कह रहे गलत कह रहा है डरकाइम, और कह रहा था रूलिंग क्लास तो बायस्ड है, वो अपनी आइडियोलॉजी फैला रही है। तो आप खुद ही देखिए ये दोनों आसपास होंगे, तो इसलिए क्या, आप देखो फोर्थ सही हो गया। उसके बाद चलिए बाकी भी चेक कर लेते हैं। इसमें डी बोल रहा है, इसमें सी बोल रहा है। अब सी कहाँ पे है आपका, मीड, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट, मीड। ठीक है, और ये जो आपका ये है डी, डी क्या कह रहा है आपका, वेबर, बिल्कुल सही है। इसके जस्ट बाद कौन आ गया, वेबर। अगर आपने मतलब डिबेट सुने हो तो मार्क्स और वेबर के बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वेबर आ गया। आखिरी आखिरी देख लीजिए, इसका डी है, इसका बी है। ये कह रहा है कि वेबर लास्ट में आया, जबकि ये क्या कह रहा है, बार्टन लैफी बाद में आया। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखो सही हो जाता है, बट स्टिल आप थोड़ा सा मतलब याद करके जाइए, एक फ्लो याद करके जाइए कि किसके बाद कौन आता है। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड किया, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगेगी। सबसे पहले कॉम्टे, फिर स्पेंसर, फिर मार्क्स, फिर डरकाइम, फिर वेबर, जॉन ड्यूई भी मैंने डाल दिया है। प्योरली सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थ्योरिस्ट होते हैं ना जो सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, एजुकेशनलिस्ट भी हैं, फिलोसफिस्ट भी हैं, उसी तरह जॉन ड्यूई भी। फिर आपके मीड आते हैं, अब देखिए यहाँ पर मीड आया हुआ है, सिगमंड फ्रॉइड है, फिर ये गॉफमैन है। तो देखिए बहुत सारे जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब आप ये नहीं कह रही कि आपको ये नहीं याद करना है, ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है ये मत याद करिए, बट एक रफली आइडिया ले लीजिए किसके बाद कौन आया था। और ज़रूरी भी नहीं है कि सबको ही याद करो, बीच बीच में आप छोड़ भी सकते हो। अब आप बार बार इस पीडीएफ को देखोगे तो आपको तो याद आ जाएगा ना कि पहले वाले पेज में ये वाले नाम लिखे थे, दूसरे पेज में ये नाम लिखे थे। और एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग लगा के आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। फिर ग्राम्सकी देखो, अब आपको एक आइडिया लग गया ना कि ग्राम्सकी इन सब के काफी बाद आए थे, मर्टन इन सब के काफी बाद आए थे। अब ये देखिए ये रहा वो ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन में था, बार्टन लाफी आए लेकिन काफी बाद में आए थे। अगर इस पीडीएफ को आप बार बार अपने आंखों के सामने से गुजरेगी आपको तो याद आ जाएगा ना कि पियरे बोर्ड्यू, अपोलो फ्रियरे बाद के लोग हैं, इवान इलिच बाद के लोग हैं, माइकल फेकॉर्ट बाद के लोग हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन भी आए, लेकिन बस एक रफ आइडिया ले लीजिए कि कौन से लोग थे जो इनिशियली आए थे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है वो ज़रूर पता होने चाहिए। आई होप ये अगर आप थोड़ा सा एक ऑर्डर देख लोगे तो आप आगे फ्यूचर में अगर क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो एक मतलब सोचा समझा तुक्का लगा सकते हो। एक वो तुक्का होता है कि आपने कुछ भी लगा दिया, एक है कि थोड़ा सोचा समझा, तो आप सोच समझ कर एक एजुकेटिव गेस लगा सकते हो। यहाँ साइड में मैंने उनके की कंट्रीब्यूशन भी दे दिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई एकदम ही नया नाम पढ़ लिया, आपको नहीं पता इन्होंने क्या काम किया था क्या नहीं काम किया था, हिंदी में भी है, तो वो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं पता कि फॉर एग्जाम्पल ये फैकॉल्ट है, इन्होंने काम क्या किया था, तो यहाँ पे आप डिसिप्लिन वर्ड देख रहे हो तो इन्होंने डिसिप्लिन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया था। मतलब कहीं भी डिसिप्लिन वर्ड आया आप समझ जाइए इसमें बहुत डीप वर्क किया है फैकॉल्ट ने। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बिगनिंग में ही सारे सोशियोलॉजिस्ट के क्वेश्चन रख दिए हैं। इस जून 2024 के पेपर में जितने भी यूनिट 1 से क्वेश्चन आए थे, यूनिट 1 के अंदर भी 4 सब पार्ट्स हैं, तो सोशियोलॉजिस्ट वाला जो पार्ट है उसके सारे क्वेश्चन मैंने बिगनिंग में रखे, और आप देख पा रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आए सिर्फ सोशियोलॉजिकल पार्ट से। फिलोसफी ये सब तो अभी बाद ही में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास एजुकेशन और द आइडिया दैट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न ओज इट्स जेनेसिस टू। मास एजुकेशन की बात अब देखो कौन करता है कौन नहीं करता, पॉज करिए और आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए इनमें से कौन देता है। सही आंसर है मॉडर्निज्म। अब समझते हैं ऐसा क्यों, कौन क्या कह रहा था, क्यों मॉडर्निज्म आंसर है। मास एजुकेशन के बारे में मॉडर्निज्म ने बात की और बाकियों ने क्या बोला। अगर आप कॉलोनिज्म को देखो, कॉलोनिज्म में क्या हुआ था कि लोग आते थे राज करते थे, तो वो पढ़ाई तो कराते थे लेकिन वो कभी भी मास एजुकेशन के फेवर में नहीं होते थे। वो चाहते थे कि हम थोड़े लोगों को पढ़ाएं और वो लोग
हमारे काम आए। हम अगर कंपनी चला रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो मैकॉले ने मिनट्स दिए थे कि अब इंग्लिश में एजुकेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो चाहते थे कि इंग्लिश में पढ़ेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे, फिर उन्हीं के काम आएंगे। ठीक है, मैकॉले के टाइम क्या चल रहा था? एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस ऑक्सीडेंटलिस्ट। ये दो ग्रुप थे, एक ओरिएंटलिस्ट थे, एक ऑक्सीडेंटल्स थे। ओरिएंटलिस्ट यानी ईस्टर्न जो लोग थे, यानी कि इंडिया के रहने वाले लोग, वो लोग क्या कहते थे कि हमें मास एजुकेशन करानी, सबको पढ़ाना है इंडिया में, और वर्नाकुलर मीडियम यानी कि हिंदी अपनी भाषा में पढ़ाना है, मतलब जो जिस स्टेट में जो लैंग्वेज चलती उस स्टेट में पढ़ाना है। और क्या पढ़ाना है? इंडिजिनस नॉलेज पढ़ानी है, ये आपके ओरिएंटलिस्ट कहते थे। जबकि ऑक्सीडेंटलिस्ट व्यू क्या था? वो लोग कहते थे नहीं, हम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाएंगे और वो भी इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो मास एजुकेशन की बात किसने की थी? ओरिएंटलिस्ट कर रहे थे, जिन पे राज हो रहा था इंडिया में, राइट, यानी कि इंडियंस। वो लोग कह रहे थे मास एजुकेशन कराओ। जबकि जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे, एग्जाम्पल मैकॉले, वो क्या कह रहा था कि हम डाउन फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन पॉलिसी लगाई, कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, वही हमारा मोटो है, वो हमारे काम आएंगे और धीरे धीरे हमारी वेस्टर्न एजुकेशन लोगों में फैल जाएगी। उनका मेन फोकस कभी नहीं था कि मास एजुकेशन है, उन्होंने कहा थोड़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोलोनिज्म तो बिल्कुल ही मास एजुकेशन को फेवर नहीं कर रहा। मॉडर्निज्म इज द करेक्ट आंसर। हुआ क्या था? मॉडर्निज्म ये जो पर्सपेक्टिव है ये कब आया था? ये लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में आया था। उस टाइम क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा था, अर्बनाइजेशन भी हो रहा था। तो एक बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमारे पास ऐसी वर्कफोर्स आ जाए जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट काम करे। उसके लिए ज़रूरी था कि सब लोग पढ़े लिखे हों। तो मॉडर्निज्म ने बहुत ही डायरेक्टली वर्क किया है मास एजुकेशन के लिए। ठीक है, सो मार्क एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं। अब जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो पर्टिकुलरली वो ये कहता है कि पढ़ाना है, लेकिन वो कभी इसने ये नहीं बोला कि बस सबको पढ़ा दो। वो कहता था सब पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उसका मेन फोकस था कि सबको, सब अलग अलग हैं, यानी कि सब बहुत हम में अंतर है। ठीक है, तो आपको, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, वेयर इज इट, हाँ, वो क्वेश्चन करता था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉलेज को। वो ये कहता था कि सबको एक जैसा क्यों पढ़ाना है, सबकी नीड्स अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो सबको एक जैसा क्यों पढ़ाना है, सब बहुत सब्जेक्टिव हैं। हमें इंक्लूसिव होना पड़ेगा, जिसको जैसा चाहिए हमें उसको वैसा पढ़ाना चाहिए, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। हमें ऐसा बनाना है लोगों को कि वो डोमिनेंट पावर्स को क्या करें, चैलेंज करें। ठीक है, उनका मेन फोकस ये था। वो ये कह रहे थे पढ़ाना है सबको, लेकिन मेन आइडिया पोस्ट मॉडर्निज्म का इंडिविजुअलिज्म में था। ठीक है, मास एजुकेशन पे उनका डायरेक्ट फोकस कभी भी नहीं रहा कि सबको एक जैसा पढ़ा दो। नहीं, वो ये नहीं कहते थे कि पढ़ाओ, लेकिन हम स्टैंडर्डाइज्ड नहीं पढ़ाएंगे कि सबको एक जैसा पढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट, रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म मतलब बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे हमारे पास, जिन्होंने बहुत सारी जो असमानताएं हैं उनके अगेंस्ट आए थे, लेकिन कभी भी डायरेक्ट इसका इन्फ्लुएंस या फिर मोटो ये नहीं रहा कि मास एजुकेशन कराना है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। करेक्ट आंसर इज मॉडर्निज्म। सेवेंथ देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल पेडागोजी? अब देखो यहाँ पे आपके पॉलो फ्रेयरे आ गए। अभी मैं आपको पॉलो फ्रेयरे की थ्योरी एक पूरी डिटेल में बताऊंगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, एवरीथिंग। अब बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग? क्रिटिकल पेडागोजी के रिगार्डिंग। पहला क्या है? The focus is to understand the operation of the individual, group and society which might be self-imposed। यानी कि ऑपरेशन है, कैसा ऑपरेशन? यानी कि जो उत्पीड़न है एक तरह से, वो कैसा है? सेल्फ इम्पोज, मतलब इंटरनल है, खुद ही हम ऑप्रेस हो रहे हैं, हमारी ऐसी थिंकिंग हो गई कि हम ऑप्रेस हो रहे हैं। सेकंड चीज, सेकंड क्या है? द फोकस इज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप एंड सोसाइटी विच माइट बी क्रिएटेड वाया एक्सटर्नल फोर्स। अब की बात ऑपरेशन कैसा है, यानी जो उत्पीड़न है एक तरह से, उसका कारण क्या है? एक्सटर्नल, बाहरी, मतलब बाहर से हमें ऑप्रेस किया जा रहा है। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्रीयरे डायलॉग इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जो फ्रीयरे है, पॉलो फ्रीयरे, वो कहते हैं कि डायलॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मदद से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जा सकती है। आखिरी कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पॉलो फ्रीयरे, जो डायलॉग है, मतलब क्लास में अगर आप डायलॉग कर रहे हो,
डायलॉग एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हमें उसके लिए पहले से कोई तैयारी वैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो बताइए कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। आई होप आप पॉज करें वीडियो को, सोचे समझे और आंसर ढूंढें। चलिए, इसमें से जो आपका फोर्थ वाला है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डायलॉग हो रहा है उसके पहले रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है? जेनरेटिव थीम्स। पॉलो फ्रेयरे का ही टर्म है जेनरेटिव थीम्स। अभी मैं आपको उनके सारे टर्म्स बताऊंगी जो उन्होंने यूज किया है। जेनरेटिव थीम्स के बारे में उन्होंने बोला है कि जो एक टीचर होता है उसको डायलॉग करने से पहले, डायलॉग एक्सचेंज करने से पहले, यानी कि एक इक्वल लेवल पे आने पर बच्चे के, कि बच्चा भी क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि टीचर ही को सब कुछ आता है, टीचर सब कुछ बच्चे को बताया जा रहा है, नहीं, बच्चा भी क्वेश्चन पूछेगा, उसके आसपास क्या हो रहा है, क्या गलत है, ठीक है, क्रिटिकली सोचेगा। इस सबसे पहले, ये सब कराने से पहले हमें जनरेटिव थीम्स लानी है। जनरेटिव थीम्स मतलब वो सारे इश्यूज, वो सारी थीम्स जिससे बच्चा पीड़ित है, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है वो किसी एक टाइप की इनक्वालिटी से पीड़ित है कि उसके इलाके में बड़ा पोल्यूशन है, और गवर्नमेंट जो भी कुछ रिलीज करना होता है, मतलब बैड वो उन्हीं के इलाके में रिलीज कर देते हैं। या फिर कोई छोटी जाति से बच्चा आता है तो उसे कोई टेम्पल नहीं आने देता, वहां नहीं आने देता। ऐसी इश्यूज एंड थीम्स जिससे वो बच्चा पीड़ित है, ऐसी थीम्स लेकर आना क्लासरूम में, इसे कहते हैं जनरेटिव थीम्स। ऐसी थीम्स क्लासरूम में लेके आना, उसके बाद डायलॉग कराना, ये पॉलो फ्रेयरे ने बोला है। तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये तो कह रहा है कि डायलॉग करने से पहले हमें कोई मतलब पूर्व रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कोई पूर्व आवश्यकता होती नहीं, ऐसे ही शुरू कर दो डायलॉग, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। हाँ, और ऑपरेशन देखिए, पॉलो फ्रेयरे ने बोला था ऑपरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपने खुद ही खुद को ऑपरेस कर दिया है। जब आप पे बार बार एक्सटर्नल ऑपरेशन हो रहा होता है तो आपकी भी थिंकिंग वैसी ही हो जाती है ना, आपके बिलीव्स बिहेवियर वैसा ही हो जाता है, एक इंटरनलाइज कर लेते हो आप उस चीज को, कि आपकी थिंकिंग भी वैसी हो गई। तो जब ऐसा होता है तो आप खुद को ही ऑपरेस करने लग जाते हो, उसे कहते हैं इंटरनल ऑपरेशन। एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या है? जो बाहरी से बाहर की पावर, मतलब बाहर एक्सटर्नली आपको ऑपरेस किया जा रहा है, आपको उत्पीड़न मिल रहा है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में आपने देखा होगा, बताया है पॉलो फ्रेयरे ने कि जो रूलिंग क्लास है वो अपने एजुकेशन की मदद से ही क्या कर रही है, आपको ऑप्रेस कर रही है। ठीक है, तो दो टाइप के आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन है, इसकी वजह से आपका ये जो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। पॉलो फ्रेयरे ने डायलॉग एक्सचेंज के बारे में बोला है कि जब डायलॉग एक्सचेंज होगा तो ही बच्चे में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और वो अपोज करेगा, क्वेश्चन करेगा जो पॉलिटिकल एजेंडा है एजुकेशन का, उसको। तो आई होप समझ आ गया होगा कि फोर्थ इज रॉन्ग, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और आपसे पूछा ही गया है कौन सा रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। अब ध्यान से समझिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके पॉलो फ्रियरे ने दिए हैं। पहले एक बार पढ़ते हैं। कल्चर ऑफ साइलेंस, कल्चर ऑफ साइलेंस, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑपरेशन दो टाइप का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पांचवा, क्रिटिकल पेडागोजी, इसी को कई नाम से जानते हैं, रेडिकल पेडागोजी, एथिकल पेडागोजी, यूटोपियन पेडागोजी। सिक्स्थ, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, इसके अंदर दो टर्म्स डिस्कस किए गए हैं, सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट। सातवां, डायलॉजिक एक्सचेंज। आठवां, जेनरेटिव थीम्स। नवा, कंसेंटाइजेशन, उसी को क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कहते हैं। दसवां आपका क्या है? पेडागोजी ऑफ लिटरेरी एजुकेशन। 11, प्रैक्सिस, मतलब थ्योरी, सिर्फ थ्योरी थ्योरी मत करो, चीज़ों को एक्शन में भी कन्वर्ट करो। देन लास्ट इज कोडिफिकेशन एंड डीकोडिफिकेशन। अगर आपको ऊपर ऊपर करना है तो आप बस ये टर्म याद कर लो कि ये टर्म आपके पॉलो फ्रियरे से जुड़े हुए हैं। अब इन सबको थोड़ा थोड़ा समझना है तो अब ये वाला आगे देखो, ये हिंदी में भी मैंने आपको दे दिया यहाँ पे समझो। पॉलो फ्रियरे ने बोला कि जो ऑपरेशन है वो दो तरह का है, मतलब जो उत्पीड़न है वो दो तरह का है। एक तो आपका एक्सटर्नल है, जो कि सोसाइटी के जो सिस्टम्स हैं, है ना,
उससे आपको मतलब आप पे ऑपरेशन किया जा रहा है, आपको ऑप्रेस किया जा रहा है। और दूसरा क्या है, आपका इंटरनल है, मतलब इतना ऑप्रेस हो गए हो कि आपके बिलीव और बिहेवियर ही वैसा हो गया और आप खुद को ही सेल्फ ऑप्रेस कर रहे हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इतना ऑपरेशन जब आप पे किया जाता है, इतना दबाव आप पे बना के रखा जाता है, तो उससे आता है कल्चर ऑफ साइलेंस। कल्चर ऑफ साइलेंस क्या होता है कि आप इतने ऑप्रेस्ड हो जाते हो कि आप वॉइसलेस हो जाते हो, यानी कि आप शांत हो जाते हो, आप क्वेश्चन करना बंद कर देते हो अथॉरिटी को, कुछ गलत है, कुछ इनइक्वालिटी है तो आप उस पर सवाल उठाना बंद कर देते हो। तो इसको कहते हैं कल्चर ऑफ साइलेंस। अब कल्चर ऑफ साइलेंस क्यों मेंटेन हो जाता है, क्योंकि दो तरह की एजुकेशन होती है। एक होता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में बच्चे को ऐसे ही बनाया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, टीचर को सब कुछ आता है और टीचर तुम में नॉलेज भर रहा है। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो, वैसे समझ लो बच्चा वो बैंक है। ठीक है। और जो पैसा जमा कर रहा है वो टीचर है। जैसे कोई इंसान पैसा जमा कर रहा है बैंक में और जमा हो रहा है, वैसे टीचर क्या है, नॉलेज जमा कर रही है किसमें, बच्चे में। तो इसमें एक आइडिया क्या है कि टीचर को सब कुछ आता है, बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चे का काम सिर्फ रिसीव करने का है। तो बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पॉलो फ्रीरे यही कह रहे हैं कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें बच्चे पे बस नॉलेज भरी जा रही है, बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं बना रहे कि वो चीज़ों को क्वेश्चन करे, कि उसके पास भी नॉलेज हो सकती है, वो भी टीचर को नॉलेज दे सकता है या खुद से नॉलेज जनरेट कर सकता है। ऐसा सिस्टम चल रहा है, यही बैंकिंग सिस्टम है। बच्चे को ऐसे ही लुल्लू पुंजू सा बनाया जा रहा है कि बच्चा क्वेश्चन ही ना कर पाए। क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो हमेशा एक कल्चर ऑफ साइलेंस मेंटेन रहेगा। इसके अपोज में बोलते हैं कि हमें क्रिटिकल पेडागोजी लानी चाहिए। मतलब ये बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत बेकार है, हमें क्रिटिकल पेडागोजी की ज़रूरत है। एक ऐसी पेडागोजी जिसमें प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन हो, यानी कि हम बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स लाएं और ऐसी प्रॉब्लम्स लाएं जिससे बच्चा खुद पीड़ित है। ठीक है। और फिर बच्चा क्या करेगा, उसको समझेगा, क्वेश्चन करेगा, कुछ गलत है तो सवाल उठाएगा उसके बारे में। ठीक है। तो यही बोला गया कि टीचर और बच्चे के बीच में एक डायलॉजिक एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये जो आदान प्रदान है ये होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ वन वे नॉलेज दी जा रही है, कि टीचर ही बस नॉलेज दिए जा रहा है, बच्चे को समझा जा रहा है कि खुद तो वो कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकता नॉलेज। डायलॉजिक एक्सचेंज का मतलब क्या है, दोनों लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे नॉलेज। बच्चे को भी ऐसा माना गया कि खुद भी वो नॉलेज क्रिएट कर सकता है, समझ सकता है चीज़ों को। लेकिन डायलॉजिक एक्सचेंज से पहले जेनरेटिव थीम्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर का। मतलब टीचर का फिर काम ही क्या रह गया अगर बच्चा सब खुद ही कर ले रहा है, टीचर को गाइड करना पड़ता है ना। तो टीचर कैसे गाइड करेगा, जेनरेटिव थीम्स लाकर। वो जेनरेटिव थीम्स लाएगा। जेनरेटिव थीम्स मतलब ऐसे टॉपिक उठा के लाएगा जिससे बच्चा खुद पीड़ित है, जो बच्चा खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, वो टॉपिक्स क्लासरूम में लाएगा, बच्चे के सामने लाएगा और बच्चा उन टॉपिक्स को समझेगा। फिर डायलॉजिक एक्सचेंज करेंगे, दोनों मिलकर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, समझेंगे उसे। ठीक है। आई होप ये समझ आया। और जब ये काम होगा तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगी, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, वो एक क्रिटिकल थिंकर बनेगा। इसी को बोलते हैं कंसेंटाइजेशन होगा बच्चे का। आई होप समझ आया पूरा। एक सारे टर्म्स को मैंने एक साथ एक पैराग्राफ में लाने की कोशिश की है कि आपको एक समझ आए पॉलो फ्रीरे ने कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए हैं और वो क्या कहना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने एक ये भी टर्म यूज़ किया था, पेडागोजी ऑफ लिटरेरी एजुकेशन। उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि बच्चे को सिर्फ रीड नहीं करना है वर्ड, देखो स्पेलिंग क्या है, WORD, उसे सिर्फ शब्द पढ़ना नहीं सिखाना है, उसे वर्ड पढ़ना सिखाना है, यानी समाज को आंकना समझना सिखाना है। ठीक है। सिर्फ रीडिंग मत सीखो, रीडिंग के अलावा और आपको क्या सीखना है कि समाज में क्या हो रहा है उसको समझो, समाज में अगर कोई एजेंडा चल रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा है अगर एजुकेशन के पीछे, उसको समझो। ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। और ये बच्चा कैसे करेगा, बच्चे को क्लास में जब जनरेटिव थीम्स टीचर लेके आएगा तो बच्चा उसका कोडिफिकेशन करेगा, समझेगा कि अपनी प्रॉब्लम है क्या उसकी, पहले तो वो समझेगा, उसे कोडिफाई करेगा, लिखेगा या फिर पोस्टर्स बनाएगा। उसके बाद उसको डी कोडिफिकेशन करेगा, यानी कि उसको बहुत डीपली समझेगा कि क्या इसके पीछे कोई हिडन मीनिंग भी है क्या इसकी। ठीक। फिर लास्ट आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में पॉलो फ्रेरे यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ चीज़ों को थ्योराइज नहीं करना है कि हर चीज़ की बस थ्योरी थ्योरी बनाते चले गए, लेकिन एक्शन की भी ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस जब भी वर्ड सुनो तो ये याद कर दो, थ्योरी इनटू एक्शन, ये वर्ड याद कर लो, ये फ्रेज, थ्योरी इनटू एक्शन।
यानी कि सिर्फ थ्योरीज नहीं बनानी, एक्शन भी करना है। तो यहाँ पॉलो फ्रीरे भी ये कह रहा है कि बच्चों को सिर्फ ऐसे जागरूक नहीं करना है, उसके अलावा बच्चे एक्शन भी लें, अपनी जो परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए काम भी करें, ऐसा बनाना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पॉलो फ्रीरे के सारे टर्म्स और वो उनका मेन आइडिया क्या था। अब कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, आप होपफुली अब आप कर लोगे। और ये एग्जाम्पल भी मैंने दिया, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया उसी पे ही बेस्ड एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन करने हैं, वी आर एट 8th ओनली। मैचिंग करनी है। अब देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन तो कभी गलत मत करना, ज़रूरी नहीं है सारे आते हो, अगर एक भी आता है तो आप कर लोगे। पॉज द वीडियो एंड खुद से आंसर निकालिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा कोई टर्म दिया होगा जिससे आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए, भले आपको नहीं पता कि जैसे लिस्ट 1 में यहाँ पे फिलॉसफी दी गई है या फिर टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, और लिस्ट 2 में उनकी मीनिंग दिया है, मतलब उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया और मैच करना है। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं आते काफ़ी सारे, लेकिन मुझे अगर ये प्रोलिटैरियत वर्ड दिख गया तो मैं समझ गई एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ प्रोलिटैरियट एमांसिपेशन, मतलब एजुकेशन की मदद से जो प्रोलिटैरियत वर्किंग क्लास है वो लिबरेट हो जाएगी, आज़ाद भी हो जाएगी। अगर हुआ तो ये कौन कहता है? ये मार्क्सिस्ट कहता है। ये वर्ड से ही आपको पता चल गया कि कौन है, मार्क्सिस्ट। इसके अलावा अब ये देख लो फॉर एग्जाम्पल, देखिए आंसर निकला है कि नहीं निकला, डी का सेकंड, देखिए डी का सेकंड किस में दिया गया है, इसमें भी है इसमें भी, यानी कि ये दोनों कट कर दो। अब आपको बस इन दोनों में ढूंढना है कि कौन सा है। अब जैसे कि ये देखिए रीजन एंड लॉजिक, ये वर्ड देखिए, ऑल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विथ रीजन एंड लॉजिक। अब आप देखिए रीजनिंग, लॉजिक, ये सब किससे ज्यादा जुड़ा हुआ लग रहा है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यही तो है कि चीज़ों को आप क्रिटिकली सोचो, ध्यान से तर्क दो, रीजन लगाओ, रैशनली सोचो, लॉजिक लगाओ, है ना। तो सी का क्या हो गया आपका फोर्थ, सी का फोर्थ देखिए किस में दिया है, इसमें दिया है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। और भी देख लेते हैं, चलिए बाकी सारे भी, हर ऑप्शन को आप समझिए। अब जैसे यहाँ दिखा है रियलिटी इज अल्टीमेटली मेंटल। अब ये किससे जुड़ा हुआ लग रहा है? आइडियलिज्म से। कैसे? आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म में सब कुछ माइंड से रिलेटेड, उसके अलावा उसका कहना है कि हमारे आसपास जो भी है, जो भी रियलिटी है, वो सब मेंटल है, मतलब वो माइंड से सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। जबकि रियलिज्म अगर आपने पढ़ा हो, उसमें वो कहता है कि जो हमें दिख रहा है वही हमारी मटेरियलिस्टिक रियलिटी है। लेकिन आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म बिल्कुल ही सब कुछ माइंड पे डाल देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, वेयर इज इट, हाँ हाँ, रियलिटी इज मेंटली कंस्ट्रक्टेड, और वो टोटली डिपेंड है आपकी किस पे? माइंड पे। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला मार्क्सिज्म भी बता दिया। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये एक बहुत ही समझ लीजिए प्रोग्रेसिव फिलॉसफी है, बहुत मतलब प्रोग्रेसिव सोच रखती है। ये इंडिविजुअल फ्रीडम पे को एसेंस देती है, चॉइस, एग्जिस्टेंस, इन सब चीज़ों को। चलिए, वैसे तो आपको इन सारे टर्म्स को ना अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता किसका कौन सा पॉइंट आ जाए। एंड इस वीडियो में मैं सारा बहुत डिटेल में, मेरा बार बार मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे जाना नहीं चाहिए, वरना ये वीडियो हो जाएगा 2-2.5 घंटे का, और इतना लंबा आप देख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर चीज़ें बता रही हूँ, और इन सब की डिटेल थ्योरी क्लासेस हम बाद में कर लेंगे, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे बहुत सारी रिचुअल्स दी गई हैं, ठीक है, इनमें से कौन कौन सी रिचुअल्स के बारे में सही स्टेटमेंट है। जैसे पहला है बिस्मिल्लाह, दूसरा है आपका पबाजा, दूसरा है उपसंपदा, फिर आपका है उपनयन, और आखिरी कोई रिचुअल नहीं है, बस ये बोला जा रहा है कि ये दोनों क्या हैं आपके वैदिक एजुकेशन सेंटर्स है। पॉज करिए वीडियो और खुद से करिए। आई होप आपने पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा अपना। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं। तो जैसे आपका एक वैदिक एजुकेशन हो गई, आपकी इस्लामिक एजुकेशन हो गई, बुद्धिस्ट एजुकेशन हो गई। तो सबके एजुकेशन सिस्टम में ना कुछ कुछ रिचुअल्स की जाती है, कुछ सेरेमनीज की जाती हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, और वही ये सब है। ठीक है। जैसे कि पहला बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह एक रिचुअल होती है जो कब की जाती है? मुस्लिम एजुकेशन के टाइम की जाती है, जब कोई मुस्लिम बच्चा अपनी तालीम लेने जा रहा होता है, एजुकेशन लेने जा रहा होता है,
तब जब वो 4 साल 4 महीने और 4 दिन का होता है तब ये रिचुअल की जाती है कि चलो अब ये फॉर्मल एजुकेशन लेने जा रहा है। तो बिल्कुल सही, इसी को कहते हैं बिस्मिल्लाह। अगला आपका है पबाजा। पबाजा एक बुद्धिस्ट एजुकेशन की रिचुअल है। इसमें क्या किया जाता है, जब बच्चा 8 साल का होता है और वो शुरुआत करने वाला होता है अपनी एजुकेशन की जा रहा है एजुकेशन लेने, तब एक एजुकेशनल सेरेमनी की जाती है जिसका नाम है पबाजा। बिल्कुल करेक्ट है। देन आपका आता है उपसंपदा। उपसंपदा किस में होता है, ये भी बुद्धिस्ट एजुकेशन में होता है, लेकिन ये कब होता है, ये पबाजा जो आपने पढ़ा ना इसके ऊपर वाला, उसके बाद में होता है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा एजुकेशन लेता जाता है 12 साल तक उसने पढ़ लिया। उसके बाद फिर ये सेरेमनी तब की जाती है जब उस बच्चे को उस लायक समझा जाता है कि अब इसको हम अपने संघ का, संघ मतलब जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, उसका एक परमानेंट मेंबर बना लें। तो अगर वो मानते हैं उसको इस लायक कि हाँ ये एक परमानेंट मेंबर बन सकता है हमारे संघ का, तब हम क्या करते हैं, उपसंपदा ये वाली रिचुअल करते हैं। और जब बिल्कुल शुरुआत होने वाली होती है उसके मतलब एजुकेशन लेने की, उसको कहते हैं पबाजा। ठीक। फिर आप चौथा देखिए क्या है, उपनयन। उपनयन क्या होता है, वैदिक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें की जाती है ये रिचुअल। कब की जाती है, 8 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, लेकिन किसके लिए, सबके लिए अलग अलग। 8 8 साल में किसको, ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण बच्चा अगर कोई एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है जब वो 8 साल का होता है तब उसके लिए उपनयन होती है। अगर कोई क्षत्रिय बच्चा है जब वो कितने साल का होगा, 11 साल का, तब अगर वो एजुकेशन स्टार्ट करने वाला है तो उसके लिए ये रिचुअल होगी। फिर क्या है, वैश्या। वैश्या का, अगर वैश्या मतलब इस क्या बोलेंगे, कास्ट का अगर कोई बच्चा आ रहा है और वो 12 साल का हो गया है और एजुकेशन स्टार्ट करने जा रहा है, तब उसके लिए ये रिचुअल की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज इनकरेक्ट दी गई है, वो क्या है, आपका ये 15 साल जो शूद्रास है उनके लिए ये रिचुअल नहीं की जाती है। इस वजह से आपका ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अगला देखते हैं, बल्लवी एंड जगदल्ला, ये दोनों बोला जा रहा है वैदिक एजुकेशन के सेंटर है, गलत। ये दोनों बुद्धिस्ट एजुकेशन के सेंटर्स हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन के आपके सेंटर्स हैं। तो अगर आप देखो ये लास्ट के दो आपके गलत हो गए, पहले ए बी सी आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी। अब समझ लो, अब जरूरी थोड़ी है ना कि हमेशा यही सेम रिचुअल्स आएंगे, इसके अलावा और भी रिचुअल्स आ सकती हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। वैदिक एजुकेशन में जो जो रिचुअल्स हैं वो ये सब है। पहला आपका है उपनयन, दूसरी आपकी है विद्यारंभ, एक है उपकर्म, एक है उपसर्जन, और लास्ट है आपकी समावर्तन। अब ये वाला तो देखिए अभी आपके क्वेश्चन में भी आया था, उपनयन। उपनयन क्या होता है कि जब इनिशिएट करने वाले होते हैं एजुकेशन, जब एजुकेशन शुरू करने वाले होते हैं बच्चे की, तब ये वाली रिचुअल की जाती है, ये वाली सेरेमनी, ये वाला समारोह किया जाता है। ठीक है। अब देखो हमारे बहुत सारे वर्णा हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब सबके लिए अलग अलग एज, अगर ब्राह्मण बच्चा है तो उसका 8 साल में ये रिचुअल करेंगे, वो 8 साल में अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर देगा। क्षत्रिय है तो 11, वैश्य है तो 12। अब देखो यहाँ पे शूद्रा कहीं भी नहीं है और आपके क्वेश्चन में शूद्रा दिया था, इसलिए वो गलत हो गया था। ठीक है। और जब बच्चा ये सेरेमनी हो जाती है उसके बाद बच्चे को अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो आश्रम में चला जाता है और वो अपने गुरु का शिष्य बन जाता है। इतना बस आप याद रखिए। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, नेक्स्ट इज, हाँ, विद्या आरंभ। नाम से ही पता चल रहा है जब बच्चे की विद्या आरंभ हुई, लेकिन विद्या तो ऊपर वाले में भी आरंभ हो गई, यहाँ पे विद्या आरंभ एक पर्टिकुलर फीचर से एसोसिएट किया गया है, वो अल्फाबेट का ज्ञान, लर्निंग अल्फाबेट्स। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ लर्निंग, ईयर्स हटा दीजिए, ये वर्ड गलत है। लर्निंग अल्फाबेट, जब बच्चे को अक्षर का ज्ञान दिया जाने लगता है तब एक सेरेमनी की जाती है, उसको कहते हैं विद्यारंभ सेरेमनी। ठीक है। और ये सब वैदिक एजुकेशन पढ़ रहे हैं अभी हम। उसके बाद आपका आता है उपकर्म। उपकर्म क्या होता है, जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है, नया एकेडमिक सेशन, जैसे आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में गए, थर्ड क्लास में गए, वैसे वैदिक एजुकेशन के टाइम में भी कुछ एकेडमिक सेशंस होते थे ना। जब एक एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला होता था तब क्या सेरेमनी की जाती थी, आपका उपकर्म। और वही एकेडमिक सेशन जब खत्म होता था तब एक सेरेमनी करते थे, एक रिचुअल करते थे जिसका क्या नाम है, उपसर्जन। आई होप ये बहुत इजी इजी है, क्लियर हो गए होंगे। और आखिरी क्या होता है, जब बच्चे की पूरी लाइफ एंड हो रही होती है गुरुकुल में, मतलब पूरी गुरुकुल एजुकेशन वो खत्म कर लेता है, तब जो सेरेमनी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समावर्तन। आई होप क्लियर हो गया होगा।
पहला क्या है आपका उपनयन, जब बिल्कुल पहली बार वो एजुकेशन स्टार्ट करने वाला है, दैट इज उपनयन। विद्या आरंभ, जब अल्फाबेट का जो ज्ञान है वो स्टार्ट करने वाला है। फिर आपका उपकर्म क्या होता है, जब नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है वो, तब सेरेमनी करते हैं। फिर आपका आता है उपसर्जन, जब वो एकेडमिक सेशन एंड हो रहा होता है तब रिचुअल करते हैं वो। आखिरी क्या है आपका समावर्तन, जब आपके गुरुकुल लाइफ की पूरी एजुकेशन खत्म हो रही होती है तब। यही चीज़ आपको यहाँ हिंदी में भी दी गई है। आगे चलते हैं, अब बुद्धिस्ट में देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। बुद्धिस्ट में देखिए दो हैं आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक पबाज्य, पबाज्य में क्या होता है कि जब बुद्धिस्ट जो बच्चा है, जब उसकी फॉर्मल एजुकेशन मतलब बिल्कुल स्टार्ट होने वाली होती है, तब ये रिचुअल की जाती है। इसमें क्या होता है, पबजा मतलब बेसिकली होता है गो आउट, मतलब वो घर से बच्चा चला जाएगा कहाँ पर, संघ में चला जाएगा। और ये किस एज में होती है, 8 साल का जब बच्चा होता है तब बच्चा अपने घर को छोड़ के जाता है और एक फॉर्मल एजुकेशन अटेन करता है। इस टाइम बच्चे का सर मुंडवा दिया जाता है, शेव कर दिया जाता है, बच्चा एक येलो क्लोथ पहनता है और एक ओथ लेता है, एक प्रतिज्ञा जैसी लेता है। और सेरेमनी के बाद उस बच्चे को बोला जाता है कि ये श्रमान हो गया, इसको श्रमान इस नाम से जाना जाने लगता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक नेक्स्ट सेरेमनी है, उसका नाम है उपासंपदा। उपासंपदा जब वो बच्चा 20 साल का हो जाता है तब की जाती है। ठीक है, ये देखो आपके क्वेश्चन में भी आया था कि ये सेरेमनी तब की जाती है जब ये पता चल जाता है, जब ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो बच्चा फिट है फॉर परमानेंट लिविंग इन द मोनेस्ट्री, मतलब अब वो संघ का परमानेंट मेंबर बनने के लिए रेडी है। जब ये डिटरमाइन कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तब ये सेरेमनी की जाती है जब वो बच्चा 20 साल का हो जाता है। अगर वो नहीं है फिट परमानेंट रहने के लिए तो वो सेरेमनी नहीं होगी। और अगर कोई मेल है और वो मतलब फिट है परमानेंट रहने के लिए तो उसको बोलते हैं भिक्षु। अगर कोई फीमेल मंक है, मॉन्क है सॉरी, तो उसको कहते हैं भिक्षुणी। ठीक है, और ये फुल फ्लेश्ड मेंबर हो जाते हैं उस संघ के। आई होप ये चीज़ समझ आ गई। बुद्धिस्ट एजुकेशन में टोटल 22 साल की एजुकेशन होती है। 12 साल होते हैं ये वाले आपके पबाजा वाले, मतलब आपने घर से 8 साल के थे निकले पहली बार एजुकेशन लेने, पबाजा सेरेमनी हुई, 12 साल वहाँ पढ़ा। उसके बाद अगर पता लगाया गया कि हाँ बिल्कुल फिट हो पढ़ने के लिए, मतलब फिट हो मॉनेस्ट्री में हमेशा रहने के लिए, तो आपके लिए क्या सेरेमनी की जाएगी, उपासंपदा। और वो कितने साल के लिए होगा, 10 साल के लिए। तो आई होप ये इतना समझ आ गया होगा। आगे देखो एक पॉइंट ये भी आया था कि बुद्धिस्ट सेंटर्स के लिए। अब आप हमेशा याद रखना कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम आप पढ़ रहे हो, लाइक वैदिक, इस्लामिक एक्सेट्रा, उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बुद्धिस्ट एजुकेशन का कि उसके बुद्धिस्ट सेंटर्स थे। यानी कि हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेंटर्स थे इसमें, बाकी सब में हायर एजुकेशन के लिए सेंटर्स नहीं थे और ना ही उनका फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस था। लेकिन जो बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंदर ये मतलब बहुत ही अलग फीचर था कि उनमें फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस था, उनके ऐसे ऐसे सेंटर्स थे जिसमें हायर एजुकेशन मिल रही थी। अब ये एग्जाम्पल्स देखिए, ये एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। इस बार तो दो आए थे, वल्लभी और जगदल्ला। अब की बार पता नहीं कौन सा आ जाए, तो कौन कौन से हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन, वल्लभी और जगदल्ला। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग ही पढ़ रहे थे, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ से भी लोग आते थे पढ़ने। तो आई होप आपको बुद्धिस्ट एजुकेशन की जो सेरेमनीज है बहुत अच्छे से आ गई होंगी। आगे चलते हैं, इस्लामिक या मुस्लिम एजुकेशन। इसमें एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह सेरेमनी। ये भी वही होता है कि जब बच्चा पहली बार जा रहा है फॉर्मल एजुकेशन लेने, तभी सेरेमनी करते हैं। और ये एज क्या रखी गई है, 4 साल, 4 मंथ और 4 डेज की। ठीक है, जब वो एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है, पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तब की जाती है। और बच्चे की उस टाइम एज ये होती है। इसके अलावा बच्चे को नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको मौलवी के पास भेजा जाता है और मौलवी वहाँ पर रिसाइट करते हैं, बोलते हैं कुछ होली कुरान से कुछ आयात। सो आई होप आपको ये तीनों मुस्लिम और बुद्धिस्ट एंड वैदिक एजुकेशन की जो रिचुअल्स हैं वो सारी समझ आ गई होंगी। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। Islamic philosophers divide natural and universal expressions in 5 types. अब ये देखिए पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन, पहले तो कभी नहीं आया था, लेकिन इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बहुत इजी है। अब देखिए जो इस्लामिक फिलोसफर्स हैं उन्होंने ना 5 प्रिडिक्टेबल्स दिए थे, 5 टाइप के प्रिडिक्टेबल्स दिए थे कि कैसे आप क्या करते हो,
एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इनको ना सीक्वेंस में लगाना है, अभी आगे पीछे लगे हो, इनको सही सीक्वेंस में लगाना है। पॉज करिए वीडियो को और आप आंसर बताइए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है जिनस, फिर आपका आता है स्पीशीज, स्पीशीज के बाद आपका आता है डिफरेंस, फिर आता है प्रॉपर्टी और लास्ट होता है कॉमन एक्सीडेंट। तो देखिए ई किस ऑप्शन में पहले है, तीनों में पहले, इट मीन्स ये गलत है। आखिरी देख लेते हैं फिफ्थ वाला, कॉमन एक्सीडेंट ए लास्ट में किस में है, इन दोनों में, इट मीन्स ये गलत है। देखिए अब ये तुक्के और ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको सारे ही सीक्वेंस याद होने चाहिए तभी हो पाएगा। फर्स्ट ई सबसे पहले आएगा, दोनों में है। सेकंड नंबर पे बी आना चाहिए, देखिए बी आना चाहिए, तो इसमें तो डी है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़िए तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस भी आपके इससे हो जाएंगे। अब देखिए क्या था, ये जो 5 प्रेडिक्टेबल्स का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लामिक फिलॉसफी में आया, तो आया कहाँ से, वो आया ग्रीक फिलॉसफी से। जो अरिस्तु थे, अरिस्टोटल थे, उनसे ये चीज़ ली गई है। जो मुस्लिम फिलोसोफर्स हैं उन्होंने जो ग्रीक फिलोसोफर्स अरिस्तु हैं, जो अरिस्टोटल हैं, उनसे ये लिया। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा होगा कि एरिस्टोटल ने बायोलॉजी में टेक्सोनॉमी में बहुत काम किया है, कि पूरे एक चार्ट है ना, डोमेन से किंगडम, किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये जो लास्ट के 2 लेवल्स है ना, वही यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, वही आपके यहाँ डिस्कस एज इट इज़ वही है। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस याद रखिए, पहले आएगा आपका जिन्स, नाउ, फर्स्ट, खास और अराध। ठीक है, जीनस, स्पीशीज, डिफरेंस, उसके बाद प्रॉपर्टी एंड कॉमन एक्सीडेंट। अब इनका मतलब क्या है वो समझिए। चलिए तो जीनस क्या होता है, पहले जीनस और स्पीशीज को समझते हैं। जो जीनस है ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है, जैसे बायोलॉजी में था वैसे यहाँ पर भी, और स्पीशीज एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। अब जैसे आपको मैंने पहले ये टेबल जैसा ये दिखाया है ना, तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर बहुत सारे किंगडम्स होंगे। अभी किंगडम है, उस किंगडम के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फाइलम्स होंगे। ठीक है, अब ये जो फाइलम है उसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, क्लास होंगी। ऐसे सो ऑन आगे तक जाओ तो आपको ये दिखेगा कि एक जीनस है, उस जीनस के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी स्पीशीज होंगी। अब इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर कोई जीनस है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज है, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, बहुत सारी, और उस स्पीशीज के अंदर क्या होंगे, इंडिविजुअल्स, I1, I2, I3, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं I1, इसकी I2 एंड सो ऑन। तो अब समझते हैं, जो जीनस है वो कह रहा है कि इट रिफर्स टू द कॉमन नेचर ऑफ ऑल स्पीशीज अंडर इट। ठीक है, जीनस का क्या होता है, ये जितनी भी स्पीशीज हैं इसके एक जीनस के अंदर, जीनस तो और भी हो सकते थे ना, ऐसे करके क्या पता G2 भी हो यहाँ पर, हु नोज, राइट। तो एक जीनस के अंदर जितनी भी स्पीशीज आ रही हैं, उसमें जो भी चीज कॉमन है वो जीनस के अंदर आता है। एक मिनट मुझे पेन चेंज करने दीजिए। एक जीनस के अंदर जितनी भी स्पीशीज है, उसमें जो भी कुछ कॉमन है वो आपके जीनस के अंदर आता है। और यहाँ पे जो स्पीशीज है उसके अंदर क्या आता है, स्पीशीज के अंदर इसके नीचे वाले लेवल का आता है, कि जो भी एक स्पीशीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, इनमें जो कॉमन है वो चीज किस में आता है, आपका स्पीशीज में आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जीनस है आपका, फॉर एग्जाम्पल एनिमल, एनिमल वैसे जीनस नहीं है, वो ऊपर आप देखोगे किंगडम वगैरह में होता है। तो उसका एक जनरल नेचर, उसके अंदर क्या आएंगे, बहुत सारी स्पीशीज आएंगी, डॉग, ह्यूमन बींग्स, कैट, है ना। तो ये सब में जो कॉमन चीज है वो चीज आपकी क्या है, जीनस। वो कॉमन फीचर्स जो है वो उसको एक जीनस में रखें, मतलब इन सब में कुछ कॉमन होगा ना, तभी तो वो एक कैटेगरी, एक ही जीनस के अंदर आ रहे हैं। अगर ये सब को हम बोल रहे हैं कि ये स्पीशीज के अंदर आ रहे हैं, तो सॉरी नॉट दिस वन, दिस, अगर हम बोल रहे हैं कि ये स्पीशीज और ये स्पीशीज सब इस वाली जीनस के अंदर आ रहे हैं, इट मीन्स इनमें कुछ तो कॉमन होगा ना जिसकी वजह से ये यहाँ आ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। एंड स्पीशीज का क्या है, इसका जस्ट इसके नीचे वाला लेवल आ जाता है, कि फॉर एग्जाम्पल
सारे इंडिविजुअल्स में कुछ तो ऐसी कॉमन चीज रही होगी ना जिसकी वजह से वो एक सेम स्पीशीज के अंदर है। कॉमन नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स, जीनस 1 जीनस 2, फिर से बना लेते हैं एक बार। इसमें स्पीशीज 1 स्पीशीज 2 स्पीशीज 3, ऐसे यहाँ पे भी इसका अपना होगा, और यहाँ पर हर स्पीशीज के अंदर भी अपने इंडिविजुअल से, इसका हो जाएगा I1 I2 I3। तो अब अगर इसकी बात करें तो इन सारी इंडिविजुअल्स में कुछ तो ऐसा कॉमन होगा ना जिसकी वजह से ये S1 के अंदर रखी गई है। तो वो जो कॉमन नेचर है उन इंडिविजुअल्स का, वो क्या है, आपका स्पीशीज के अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक लड़का अहमद है, एक कमल है, एक जॉन है, इन सब में कुछ तो कॉमन है ना जिसकी वजह से इनको ह्यूमन बीइंग बोला जा रहा है, तो वो आपके स्पीशीज के अंदर आ गया। तो आई होप आपको एक, आई नो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे बताने में, बट आपको समझ आ गया होगा जीनस एंड स्पीशीज का। आगे देखते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या आता है, इट रिफर्स टू दी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट मेंबर्स ऑफ जीनस। अब ये स्पीशीज इस वाली स्पीशीज से, ये वाली स्पीशीज इस वाली स्पीशीज से कैसे डिफरेंट है, कुछ तो इसमें अलग चीज होगी ना जिसकी वजह से इस स्पीशीज को अलग रखा गया, इसको अलग रखा गया, नहीं तो सबको साथ में रख देते हैं ना। तो वो स्पेशल फीचर जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं, वो क्या है, आपका डिफरेंस फर्स्ट में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज है ह्यूमन, दूसरी स्पीशीज है आपकी फॉर एग्जाम्पल डॉग। ठीक है, तो ह्यूमन में रैशनैलिटी है, वो तर्क दे सकता है, लॉजिक लगा सकता है, इसलिए उसको अलग स्पीशीज बनाया गया। डॉग वो डोमेस्टिकेट करता है, मतलब उसे पालतू है, लॉयल है, उसको आपने अलग बना दिया, लेकिन वो रैशनल नहीं, इसलिए उसको एक अलग स्पीशीज। तो रैशनैलिटी वो फीचर है ना जिसकी वजह से आपने इन दोनों को अलग रखा है, इन दोनों को अलग अलग स्पीशीज बनाया है। तो डिफरेंस में क्या होगा, एक वो यूनिक फीचर जिसकी वजह से एक जीनस के अंदर आने वाली सारी स्पीशीज एक दूसरे से डिफर करती हैं। आगे देखते हैं। फिर तीसरा आपका आता है प्रॉपर्टी, एंड चौथा क्या है आपका कॉमन एक्सीडेंट। प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी एक ऐसी क्वालिटी है उस स्पीशीज की, ठीक है, जो उसके लिए एसेंशियल नहीं आइडेंटिकली, मतलब उस स्पीशीज के पास वो है तो मतलब क्वालिटी, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं है, मतलब वो उसको डिफाइन नहीं करती, उसकी वजह से उसकी पहचान नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एक फीचर है कि वो हंस सकता है, बाकी एनिमल्स आप देखिए उनकी वो हंसते नहीं है, मतलब हा 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 ऐसे हंसते नहीं है, राइट। तो ये जो फीचर है तो ह्यूमन का, लेकिन बहुत ही एसेंशियल फीचर नहीं है, मतलब वो नहीं हंसेगा तो कुछ उसका खास बिगड़ नहीं जाएगा, राइट। तो एक यूनिक फीचर जो सिर्फ एक ही स्पीशीज के पास है, लेकिन वो उसके लिए एसेंशियल नहीं है। जबकि कॉमन एक्सीडेंट में क्या होता है, वो एक ऐसी क्वालिटी है जो एक से ज़्यादा स्पीशीज या लोग में हो सकती है, लेकिन अगेन एसेंशियल नहीं है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक के पास होगी वो क्वालिटी, यहाँ पर मैनी के पास होगी क्वालिटी। यहाँ पे भी एसेंशियल नहीं थी, यहाँ पे भी एसेंशियल नहीं है। जैसे कि ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का डॉग भी हो सकता है, और ब्लैक कलर का मान लीजिए कैट भी हो सकती है। अब दोनों ही ब्लैक ब्लैक हैं, ठीक है, सेम चीज़ है, लेकिन अगेन नॉन एसेंशियल। मतलब कोई डॉग डॉग है, उसको डॉग होने के लिए ब्लैक होना ज़रूरी थोड़ी है, कोई कैट कैट है उसके लिए उसको ब्लैक होना ज़रूरी थोड़ी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास मतलब एसेंस होती है चीज़ की, अगर कोई चीज़ एक्चुअली क्या है, कोई चीज़ एक्चुअली ट्रूली है क्या, वास्तव में वो है क्या, उसके लिए हमें उसका ये तीन चीज़ पता होना चाहिए, जीनस, स्पीशीज एंड डिफरेंस। ठीक है, अगर ये तीन पता है तो आप बता दोगे कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या। और जो बाकी दो हमारे पास बचे, प्रॉपर्टी एंड कॉमन एक्सीडेंट, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में लिखा है कि वो नॉन एसेंशियल हैं उनकी उसकी आइडेंटिटी के लिए। इसको आप देखो उससे रिलेट कर सकते हो, डेविड ऑसोबेल ने जब कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई कॉन्सेप्ट होता क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है एसेंशियल एट्रीब्यूट, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ फ्रूट है, अब वो चीज़ फ्रूट को फ्रूट होने के लिए उसके कुछ फीचर्स चाहिए, है ना। तो एसेंशियल फीचर्स क्या है, कि वो ओवरी से बना हो, फ्लावर की ओवरी से अगर वो बन रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है वो उसको फ्रूट बना रही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप खाते हो जो फ्रूट नहीं है, वो वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स क्या होती हैं, जो मतलब फ्लावर से नहीं बनी है, फ्लावर की जो ओवरी उससे नहीं बनी है। आप प्लांट का कोई और पार्ट खा रहे होते हो, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गया, है ना, पेड़ से आ रहा है लेकिन फ्लावर से नहीं आ रहा, वो क्या है, उसकी आप रूट्स खा रहे हो, तो वो वेजिटेबल है। लेकिन फ्रूट क्या है, फ्रूट वो है जो फ्लावर की ओवरी से बन रहा है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो फ्रूट को फ्रूट बना रहा है।
लेकिन बहुत सारे और भी नॉन एसेंशियल फीचर्स भी हैं, जैसे फ्रूट का कलर या साइज क्या है। अब कलर या साइज क्या है, उससे फ्रूट फ्रूट थोड़ी बन रहा है। तो वही चीज़ आप समझ लो, ये इस्लामिक फिलॉसफी में बोला गया है कि प्रॉपर्टी एंड कॉमन एक्सीडेंट, ये फोर्थ और फिफ्थ नंबर वाले क्या है, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट है, जबकि पहले के तीन क्या हैं, आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, चलिए अब पैसेज करते हैं। जो 10 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई होप आपको समझ आए होंगे, नई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, वही पुरानी चीज़ें जो हर जगह है वो नहीं, उससे हटकर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न की होंगी और इसकी मदद से आप आगे भी क्वेश्चंस करोगे। चलिए पैसेज रीड करते हैं। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इस पैसेज को रीड कर लीजिए। अब जैसे ये भी आप पैसेज देख रहे हैं, काफ़ी कबार क्या होता है, बिल्कुल मतलब सीधा सीधा पैसेज आ जाता है, टू द पॉइंट आ जाता है। ये भी बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो घूमा है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर वापस आते हैं इस पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इफ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू ओबे विदाउट थिंकिंग शी इज मेकिंग हर स्टूडेंट। मतलब अगर एक शिक्षक चाह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को कि वो बिना सोचे समझे जो टीचर बोल रहा है बस वो माने, तो वो क्या बना रहा है अपने स्टूडेंट को, शी इज मेकिंग हर, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या बना रहा है। पॉज करिए और खुद ही सोचिए जी। चलिए ठीक है, अब वो अपने बच्चों को अथॉरिटेरियन तो बिल्कुल नहीं बना रहा। अथॉरिटेरियन क्या है, अथॉरिटेरियन तो वो है ना जिसकी चलती है ना, जिसकी जो वो, यहाँ पे अथॉरिटेरियन तो टीचर हो गया ना, टीचर जो चाह रहा है वो वही हो रहा है, वही चल रहा है, तो अथॉरिटेरियन तो टीचर हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अथॉरिटेरियन थोड़ी बना रही है, रैशनलिस्ट भी नहीं बना रही है। रैशनलिस्ट क्या है, रैशनलिस्ट वो इंसान है जो हर चीज़ का तर्क दे, बुद्धि से सोचे, बिना सोचे समझे कुछ ना करे। जबकि यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि टीचर कह रही बिना सोचे समझे जो मैं कह रही हूँ बस वो मानो बिना सोचे समझे, तो ये भी नहीं होगा। प्रोग्रेसिव क्या है, ये भी नहीं। प्रोग्रेसिव आपने ड्यूई में पढ़ा होगा ये वर्ड। ड्यूई तो खुद ही कहता है कि हमें एजुकेशन कैसी करनी है, एक बहुत ही बेटर एजुकेशन की बात करता है, रैशनल थिंकर्स बनाने की बात करता है ना। अब यहाँ पे तो बोल रहा है बिना सोचे समझे आप बस मानो, इंडोक्ट्रिनेशन की बात हो रही है ना, तो प्रोग्रेसिव भी नहीं है। अब बचा क्या, कंप्लायंट। अगर आप इतना दिमाग इधर उधर नहीं भी लगाते तो भी आप ये क्वेश्चन कर लेते कि कंप्लायंट ही सही आंसर है। कंप्लायंट मतलब पालन करना, जो बोला जा रहा है बस उसको मान लेना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और ये पैसेज में भी कहीं ना कहीं ओवरऑल आइडिया यही निकल कर आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, पैसेज बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बीच का है। आगे देखते हैं। A teacher shouts in the class. Complete silence in the class. She is. अब टीचर ने चिल्लाया क्लास में कि क्लास में बिल्कुल शांति रहे, पूर्ण शांति चाहिए। अब वो क्या कर रही है, वो अपने स्टूडेंट्स को कंसिडरेट कर रही है ऑफ अदर्स, मेकिंग अ स्टूडेंट्स कंसिडरेट ऑफ अदर्स। वो क्या बच्चों को ऐसा बना रही है कि वो दूसरों के प्रति भी विचारशील रहे, दूसरों के बारे में भी सोचें, ऐसा कर रही है। या फिर वो स्टूडेंट्स को थॉटफुल और केयरफुल बना रही है। या फिर वो बच्चों पे एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज कर रही है, वो बाहरी अनुशासन आरोपण कर रही है बच्चों पे। या फिर आखिरी ऑप्शन, क्रिएटिंग ऑर्डर इन द क्लासरूम टू मेक अ स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट। वो क्लास में एक ऑर्डर ला रही है जिससे उसके स्टूडेंट इंडिपेंडेंट हो जाए। अगेन अगर आप पैसेज देखोगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं छुपा है, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस लगा के उस पैसेज से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पॉज करिए वीडियो को और आंसर बताइए। यस, बिल्कुल पता चल रहा है कि वो एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन क्या कर रही है, इम्पोज कर रही है। वो कह रही है कि क्लास में बिल्कुल शांति चाहिए, उसने चिल्ला कर बोला है, तो वो एक्सटर्नली तो बच्चों को डिसिप्लिन बना रही है, अनुशासन ला रही है क्लास में। तो बिल्कुल नहीं बच्चों को सिखा रही है कि तुम थॉटफुल हो, शांत बिल्कुल करा दे रही है बिना कुछ सोचे समझे कि क्यों क्लास में अगर बात हो भी रही थी क्यों हो रही थी, कुछ नहीं सोचा। तो बच्चों को तो बिल्कुल थॉटफुल नहीं बना रही है, ना वो बच्चों को ऐसे इंडिपेंडेंट बना रही है, और ना ही वो बच्चों को सिखा रही है कि तुम दूसरों के लिए विचारशील बनो, दूसरों के प्रति सोचो। कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा। बाकी ऑप्शंस तो बहुत ही बेकार है, सीधे सीधे पता चल रहा है द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन 13। अकॉर्डिंग टू द गिवन आर्टिकल फ्रीडम विदाउट ऑर्डर इज। अब देखिए, जो अभी आपने पैसेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है बिना ऑर्डर के क्या है, इनवैल्यूएबल है, अनरेगुलेटेड है, इलीगल है, नॉन एग्जिस्टेंट। अब आप देखो इसमें तो बहुत सारे
सही लग रहे हैं, इनवैल्यूएबल भी ठीक लग रहा है, नॉन एग्जिस्टेंट भी ठीक लग रहा है, अनरेगुलेटेड भी ठीक लग रहा है। तो एक बार पैसेज में देखते हैं। अब देखिए इतना ज़्यादा लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं पैसेज में इसका हिंट ज़रूर होगा। चलिए पैसेज में वापस जाते हैं। यस, देखिए पहली लाइन में ही आंसर छुपा है, फ्रीडम हैज़ नो एग्जिस्टेंस विदाउट ऑर्डर। मतलब अगर ऑर्डर नहीं है तो फ्रीडम कैसी होगी, नॉन एग्जिस्टेंट, नो एग्जिस्टेंस। फ्रीडम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ऑर्डर नहीं तो फ्रीडम नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप पता चल गया होगा, फोर्थ ऑप्शन नॉन एग्जिस्टेंट। जब भी आप पैसेज के क्वेश्चंस करते हैं ना तो याद करिए, याद रखिए, पहले सबसे पहले आपको पैसेज में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। मान लीजिए आपको उससे डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, देन सेकेंड स्टेप आप क्या अपनाओगे, उस पैसेज से एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि पैसेज कहना क्या चाहता है, फिर आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी आपको बिल्कुल पैसेज में जो लिखा है वही मानना है, भले आपके व्यूज कुछ और कहते हैं, लेकिन पैसेज में अगर वो चीज़ है उसी को फॉलो करो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है देन आप सेकेंड स्टेप फॉलो करो। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, conformism and imitation are the learning outcomes of teaching learning that believes in। अब conformism मतलब बस अनुपालन करना है चीज़ों का, imitation अनुकरण करना है। ये दोनों मतलब आप कराना चाहते हो बच्चे को कि बच्चे बस आप जो कह रहे हो उसका पालन करें, और आप जो कह रहे हो उसको उसको इमिटेट करे, कॉपी करे, उसका अनुकरण करे। अब ये कब होगा, जब आप किस तरह का मतलब क्या बोलेंगे, मतलब डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो या फिर किस तरह की चीज़ें करा रहे हो क्लास में। पहला एक्सटर्नल डिसिप्लिन, एक बाहरी अनुशासन ला रहे हो, तब बच्चे ये दोनों काम करेंगे। इंटरनल डिसिप्लिन मतलब बच्चे खुद से सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अनुशासित रहना चाहिए, तब बच्चे कॉन्फॉर्मिज्म और कॉपी करेंगे या अनुपालन करेंगे। फ्रीडम ऑफ लर्निंग, जब बच्चों को फ्रीडम दोगे, स्वतंत्रता दोगे, तब बच्चे ये दोनों काम करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब आप बच्चों के बीच में जो अंतर है, विभिन्नताएं हैं, उनको वैल्यू करोगे तब ये दोनों काम करेंगे। अगेन देखो उस पैसेज को जब आपने रीड किया होगा कहीं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो अब आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये दोनों चीजें नेगेटिव हैं, और इसमें सबसे नेगेटिव ऑप्शन क्या है, एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाहरी अनुशासन अगर होगा कि टीचर बस कह रहा है कि तुम ऐसा करो, फिर बच्चा बस कर ले रहा है, खुद से कुछ नहीं सोच रहा है कि ऐसा सच में करना चाहिए, बच्चे के अंदर खुद से नहीं आ रहा है कि मुझे टीचर जो कह रहा है उसका अनुपालन करना चाहिए। और इमिटेट बच्चा कब करता है, कॉपी कब करता है, जब उसकी खुद की कोई समझ नहीं है ना। तो बहुत नेगेटिव वर्ड है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, और ये ऊपर वाले दोनों भी बहुत नेगेटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो, बिल्कुल ही पता चल रहा है, फर्स्ट एक्सटर्नल डिसिप्लिन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बीइंग ऑन टाइम पंक्चुअलिटी ब्रिंग्स। अगर आप समय पे रहते हो, पंक्चुअल रहते हो, तो उससे क्या आता है, डिसिप्लिन आता है, इंटरिम एट्रीब्यूशन आता है, ऑर्डर आता है, कंप्लायंस क्या आता है, अनुपालन व्यवस्था, अनुशासन या आरोपण क्या आता है। अब देखो अगेन इसमें बहुत सारे आपको ठीक लग रहे होंगे कि हाँ डिसिप्लिन भी तो आता है, ऑर्डर भी तो आता है ना, कंप्लायंस और ये दोनों तो नहीं है। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो तो अब आप जाके पैसेज देखो, अगर इतना मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर भी आपका कहाँ छुपा होगा, पैसेज में। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, पंक्चुअलिटी से क्या आता है, डिसिप्लिन या ऑर्डर। चलिए पैसेज देखते हैं। यस, एज ए रिजल्ट ऑफ, जैसे मैंने ही पढ़ा हुआ है पैसेज तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कंसिडरेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट थॉटफुलनेस, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट केयरफुलनेस, देयर कम्स द ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एज ए रिजल्ट पूछ रहे किसका रिजल्ट, यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप टाइम पे आते हो चीज़ें स्मूथली चलती हैं, अगर आप 10 मिनट लेट हो गए तो आप दूसरे को वेट करा रहे हो, है ना, आपको कंसिडरेट होना चाहिए कि आपकी वजह से दूसरे का टाइम बर्बाद ना हो, दूसरों के बारे में सोचो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा आपके पैसेज में दिया है कि एक ऑर्डर आएगा। देखिए आपके पैसेज में ही छुपा है। अब देखो डायरेक्ट लाइन नहीं लिखी है कि अगर आप पंक्चुअल हो तो ऑर्डर आएगा, लेकिन घुमा फिरा के आपको आंसर यही दिया है कि उससे ऑर्डर आएगा। तो आई होप आप समझ गए होगे, पैसेज तो जरूर आता है, आपके दो पैसेज आते हैं, है ना, और दोनों पैसेज कठिन भी हो सकते हैं और इजी भी हो सकते हैं। अगर कठिन भी है तो भी आंसर बहुत इजी है आपके लिए निकालना, क्योंकि वो पैसेज में ही कहीं ना कहीं उसका आंसर छुपा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 15 क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी, जो मतलब लेटेस्ट पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल था,
जून 2024 के रीटेस्ट वाला। और इसमें हमने 15 क्वेश्चन किए हैं यूनिट 1 के एजुकेशनल स्टडीज़। आई होप बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। वीडियो आई नो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन नई चीज़ें आपने बहुत सारी ज़रूर सीखी होंगी, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो रहा है, भले रिटर्न में नहीं है लेकिन पेपर में उसकी झलकें दिखती हैं। ये चैनल न्यू है तो आई होप आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, शिक्षा विद स्नेहिल सर्च करिए टेलीग्राम पे। आपको ये जो पीडीएफ है इतनी डिटेल्ड नोट्स की, वो आपको वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। और नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन तो ज़रूर क्लिक करिए ताकि वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए। लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेरी है किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेंशन करिए मुझे, और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। हो सकता है कि अगर आपको बहुत लेंदी लग रहा है तो वो बताइए, अगर कैसा चाहिए आपको वीडियो वो बताइए, और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, जिनको ये वीडियो हेल्प करेगा। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। एंड बहुत दिनों बाद ऐसा वीडियो बनाए, तो कुछ बीच में गलती वगैरह हुई हो तो माफ़ करिएगा। चलिए, सी यू लेटर, बाय बाय।